जयपुर के पुराने महल पर उस शाम जैसे सोने की परत चढ़ा दी गई थी। संगमरमर की सीढ़ियों पर गेंदे और चमेली की मालाएं झूल रही थीं। पीतल के दियों की कतारें हवा में कांपती लौ लेकर खड़ी थीं और शहनाई की आवाज आकाश तक फैलती हुई लगती थी। बाहर महंगी गाड़ियों की पंक्तियां थीं, भीतर रेशमी साड़ियों और हीरों से चमकते चेहरे। सब कह रहे थे कि मेहरा घराने की यह शादी सालों तक याद रखी जाएगी, पर किसी ने उस दुल्हन की आंखों में छिपा तूफान नहीं पढ़ा। नंदिनी शर्मा दुल्हन के कमरे में शीशे के सामने बैठी थी, पर शीशे में दिखती लड़की उसे अपनी नहीं लगती थी। माथे पर मांगटीका भारी था, गले का हार सांस रोकता था और लाल लहंगे की सुनहरी कढ़ाई उसके शरीर पर किसी वचन की तरह नहीं, किसी बेड़ी की तरह चुभ रही थी। मेहंदी में लिखा अर्जुन का नाम सबको शुभ लग रहा था, पर उसकी हथेलियों की लकीरों में डर पसीने की तरह उभर आया था। उसने पलकों को झुकाया तो आंखों में रोहन का पीला चेहरा चमक उठा। कमला शर्मा कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थीं, अपनी बेटी को देखती हुई, जैसे बरसों की गरीबी और अपमान अचानक दुल्हन के गहनों में छिप गए हों। उन्होंने बार बार आंचल से आंखें पोंछीं, पर नंदिनी जानती थी कि वे खुशी के आंसू नहीं थे। वे उस मां के आंसू थे जिसने अपनी बेटी को बचपन से पढ़ाया था, डॉक्टर बनते देखने का सपना देखा था, और आज उसी बेटी को एक ऐसे मंडप में भेज रही थी जहां हर मुस्कान के पीछे कोई सौदा सांस ले रहा था। महल के मुख्य आंगन में अर्जुन मेहरा अतिथियों से मिल रहा था। सफेद शेरवानी पर मोतियों का काम था, कंधे पर रेशमी दुपट्टा, चेहरे पर वह संयम जो अमीर घरानों के लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है। लोग उसके व्यापार, उसकी संपत्ति, उसके अस्पतालों और होटलों की प्रशंसा कर रहे थे, पर वह हर बधाई को केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर रहा था। उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था। विवाह उसके लिए प्रेम का उत्सव नहीं, परिवार की मर्यादा निभाने का निर्णय था। सावित्री देवी ऊंचे आसन पर बैठी सब देख रही थी। उनकी सफेद साड़ी की किनारी पर चांदी चमक रही थी और माथे की बड़ी बिंदी मानो पूरे घर की प्रतिष्ठा का चिन्ह थी। वे जानती थीं कि धन से भरे घरों में भी दीवारें कभी कभी रोती हैं। अर्जुन की मां की मृत्यु के बाद इस घर में हंसी लौटकर नहीं आई थी। आज उन्हें लगा था कि शायद नंदिनी उस घर में स्त्री सुलभ ऊष्मा लाएगी, पर दुल्हन का चेहरा देखकर उनके मन में अनजानी शंका उठी। विक्रम राठौर भीड़ में घूमता हुआ हर व्यवस्था पर नजर रख रहा था। वह अर्जुन का चचेरा भाई था, पर उसकी मुस्कान में भाईचारे से अधिक हिसाब था। उसकी पगड़ी महंगी थी, स्टोन्स की इथा, आवाज मधुर थी और व्यवहार इतना विनम्र कि कोई उसके भीतर की भूख पहचान न सके। उसने दूर से दुल्हन के कमरे की ओर देखा और अपनी जेब में रखे फोन को हल्का सा दबाया। उसे विश्वास था कि आज की रात के बाद मेहरा समूह की चाबियां धीरे धीरे उसकी मुट्ठी में आ जाएंगी। नंदिनी ने अपनी सहेलियों को किसी बहाने बाहर भेज दिया। कमरे में कुछ क्षणों की शांति छा गई, पर बाहर से ढोल की थाप और लोगों की हंसी भीतर तक आ रही थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम नहीं था, केवल एक नंबर जिसे वह याद से भी पहचानती थी। उसके गले में अटका रोना शब्द बनने से इनकार कर रहा था। फिर भी उसने कॉल मिलाया, क्योंकि कुछ स्वीकारोक्तियां मनुष्य अपनी आत्मा को सुनाने के लिए करता है, चाहे दुनिया सुन ले या न सुने। मैंने सब कर दिया, नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा। मैं मंडप तक जाऊंगी, 7 फेरे भी लूंगी, पर भगवान जानता है यह विवाह मेरे मन से नहीं हो रहा। मैं अर्जुन जी को धोखा देना नहीं चाहती थी, पर रोहन की जान मेरे हाथ में रख दी गई। मां को सड़क पर ला देने की धमकी दी गई। पिताजी का पुराना कर्ज अचानक मेरे गले में बांध दिया गया। मैं किससे लड़ती, किस दरवाजे पर जाती, गरीब लड़की की सच्चाई सुनने का समय किसके पास होता है। दूसरी ओर से जो आवाज आई वह नंदिनी को और छोटा कर गई। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। हां, उसने टूटे हुए स्वर में कहा, मुझे पता है कि शादी के बाद वह फाइल मुझे तुम्हें देनी है, अर्जुन जी के अध्ययन कक्ष की तिजोरी से, पर मैं कसम खाती हूं, अगर रोहन को कुछ हुआ
तो मैं अपने हाथों से सब सच बता दूंगी। मैं बुरी नहीं हूं। मैं केवल अपनी माँ और भाई को बचाना चाहती हूं। मैंने प्रेम नहीं बेचा। मैंने अपनी सांसें गिरवी रखी हैं। उसी समय कमरे के बाहर से गुजरते हुए अर्जुन के कदम रुक गए। वह सावित्री देवी के कहने पर दुल्हन को मंगलसूत्र से पहले दिया जाने वाला पारिवारिक आशीर्वाद चिन्ह देने आया था। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। भीतर की आवाज पहले फुसफुसाहट की तरह आई, फिर हर शब्द पत्थर बनकर उसके सीने पर गिरने लगा। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सका। उसका हाथ, जिसमें चांदी की छोटी डिबिया थी, हवा में स्थिर रह गया। शहनाई की धुन अचानक बहुत दूर चली गई। अर्जुन ने बहुत कम लोगों पर भरोसा किया था, और जिन पर किया था उन्हें समय ने छीन लिया था। मां की मृत्यु के बाद उसने सीखा था कि भावनाएं व्यापार से अधिक महंगी होती हैं, क्योंकि उनमें घाटे का हिसाब नहीं रखा जा सकता। नंदिनी से उसका परिचय छोटा था, पर उसकी आंखों में एक सादगी देखकर उसने इस विवाह को स्वीकार किया था। आज उसी सादगी के पीछे सौदे की छाया सुनाई दे रही थी। उसके भीतर क्रोध उठा, पर उसके साथ एक अजीब पीड़ा भी थी। नंदिनी ने फोन काट दिया और कुर्सी पर बैठते ही दोनों हथेलियों से चेहरा ढक लिया। उसके कंधे कांप रहे थे, पर वह जोर से रो भी नहीं सकती थी। दुल्हन का रोना शुभ माना जाता है, लेकिन सच्चे भय का रोना लोग अशुभ कहकर छिपा देते हैं। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, यदि मैं पाप कर रही हूं तो दंड मुझे देना, मेरे भाई को नहीं। अर्जुन जी निर्दोष हैं। उन्हें मेरी मजबूरी का बोझ मत देना। मैं किसी की पत्नी बनने से पहले ही किसी की अपराधी बन गई हूं। अर्जुन ने दरवाजे की दरार से उसे देखा। लाल घूंघट के नीचे वह कोई षड्यंत्रकारी स्त्री नहीं, बल्कि किसी अदृश्य चक्की में पिसती हुई आत्मा लग रही थी। फिर भी विश्वासघात विश्वासघात ही था। उसकी आंखों में रक्त सी गर्मी दौड़ गई। वह कमरे में घुसकर सबके सामने प्रश्न कर सकता था, विवाह रोक सकता था, शर्मा परिवार को अपमानित कर सकता था, विक्रम का नाम वहीं खींच सकता था। लेकिन उसके भीतर कहीं मां की आवाज उठी, अधूरा सत्य सुनकर निर्णय मत करना। अर्जुन। बाहर से पुजारी की आवाज आई कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कुछ स्त्रियां हंसती हुई दुल्हन को बुलाने आ रही थीं। अर्जुन ने जल्दी से स्वयं को संभाला और पीछे हट गया। उसके चेहरे पर फिर वही ठंडी शांति लौट आई, जो लोगों को शक्ति लगती थी और उसे भीतर से खोखला करती थी। उसने डिबिया अपने कुर्ते की जेब में रख ली। उसके मन में केवल एक वाक्य घूम रहा था, आज यदि मैं आग के सामने खड़ा हुआ तो यह विवाह केवल नंदिनी की परीक्षा नहीं होगा। जब नंदिनी को मंडप की ओर लाया गया तो सभी कैमरे उसकी ओर मुड़ गए। उसके पायल की आवाज फूलों की पंखुड़ियों पर दब गई। घूंघट के भीतर से उसने अर्जुन को देखा और उसका हृदय एक क्षण को रुक गया। उसे लगा शायद वे सब जान चुके हैं। अर्जुन की आंखें शांत थीं, पर वह शांति झील जैसी नहीं, किसी गहरे कुएं जैसी थी। नंदिनी ने सिर झुका लिया। हर कदम पर उसे लगा कि वह मंडप नहीं, अपने अपराध के न्यायालय की ओर जा रही है। अग्निकुंड के पास बैठते हुए अर्जुन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, परिवार के लोग चावल और फूल अर्पित कर रहे थे, पर नंदिनी को केवल अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, यदि अभी अर्जुन उठकर कह दें कि यह विवाह नहीं होगा, तो वह विरोध नहीं करेगी। शायद वही मुक्ति होगी। शायद अपमान के बाद भी आत्मा हल्की हो जाएगी। पर अर्जुन ने चुपचाप हाथ बढ़ाया, और जब उसके हाथ ने नंदिनी के हाथ को छुआ, वह कांप उठी। पहला फेरा धर्म का था, पर नंदिनी को लगा कि उसके पैरों के नीचे धर्म नहीं, झूठ बिछा है। दूसरा फेरा जीवन की रक्षा का था, और उसे रोहन का अस्पताल याद आया, जहां मशीनों की आवाज उसकी मां की प्रार्थनाओं से मिलती थी। तीसरे फेरे में समृद्धि की कामना की गई, तो उसे अपनी टूटी छत, गिरवी रखे कंगन और पिता की पुरानी डायरी याद आई। चौथे फेरे में प्रेम का मंत्र था, पर उसके भीतर प्रेम नहीं, अपराध बोध कांटे की तरह उग रहा था। अर्जुन हर फेरे में नंदिनी की चाल की थरथराहट महसूस कर रहा था। उसे पता था
कि यदि वह हाथ छोड़ दे तो वह शायद वहीं गिर पड़ेगी। क्रोध अभी भी जीवित था, पर उसके भीतर प्रश्न अब क्रोध से बड़े हो रहे थे। कौन था वह व्यक्ति जिससे नंदिनी बात कर रही थी? कौन सी फाइल रोहन की बीमारी का इस विवाह से क्या संबंध? और सबसे बड़ा प्रश्न, विक्रम का चेहरा अचानक उसकी स्मृति में क्यों चमक रहा था? संदेह कभी कभी सत्य से भी तेज कदमों से चलता है। मंगलसूत्र बांधते समय अर्जुन की उंगलियां एक पल के लिए ठिठक गईं। नंदिनी ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे यह पीला धागा उसके गले में सम्मान नहीं, पश्चाताप बनकर पड़ेगा। पर जब ठंडी धातु उसकी त्वचा से लगी तो उसके भीतर अनपेक्षित दर्द उठा। उसने जिस व्यक्ति को छलना चाहा था वही अब समाज की दृष्टि में उसका रक्षक था। सिंदूर की रेखा उसके माथे पर खिंची और उसे लगा कि लाल रंग कभी कभी सुहाग से अधिक रक्त का स्मरण कराता है। लोगों ने तालियां बजाईं, स्त्रियों ने उल्लास में गीत गाए और फोटोग्राफरों ने उस क्षण को अमर कर दिया। किसी तस्वीर में नंदिनी की आंखों का भय नहीं दिखाई देगा, किसी वीडियो में अर्जुन के टूटे हुए विश्वास की आवाज नहीं आएगी। धनवानों की शादियां अक्सर इतनी चमकदार होती हैं कि उनमें दुख भी सजावट लगने लगता है। सावित्री देवी ने नए जोड़े पर फूल बरसाए, पर उनकी अनुभवी आंखों ने अर्जुन के जबड़े की कढ़ाई देख ली। उन्होंने मन ही मन राम का नाम लिया। विक्रम ने दूर खड़े होकर राहत की सांस ली। विवाह हो गया था और उसके अनुसार सबसे कठिन चरण पार हो चुका था। अब नंदिनी मेहरा घराने के भीतर होगी, तिजोरियों और कागजों के करीब। उसने मुस्कुराकर एक अतिथि से हाथ मिलाया, पर उसकी आंखें बार बार अर्जुन पर जा टिकती। अर्जुन ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा। वह दृष्टि इतनी स्थिर थी कि विक्रम के भीतर हल्की बेचैनी दौड़ गई। उसने तुरंत चेहरा फेर लिया, जैसे मुस्कान भी कभी कभी अपराध छिपाने में थक जाती है। विदाई का समय आया तो कमला शर्मा बेटी से लिपटकर रो पड़ी। नंदिनी ने मां के कान में कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। क्या कहती कि वह अपनी मां को बचाने के लिए किसी और की जिंदगी में आग ले जा रही है। कमला ने केवल इतना कहा, बेटी, ससुराल में सच और धैर्य मत छोड़ना। धनवान घरों की दीवारें ऊंची होती हैं, पर भगवान उनसे भी ऊंचा है। नंदिनी का दिल चीर गया, क्योंकि वह जानती थी कि सच सबसे पहले उसी ने छोड़ा था। अर्जुन कार के पास खड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी, पर महल अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था। नंदिनी उसके पास आई तो उसने दरवाजा स्वयं खोला। यह शिष्टाचार था या मौन आरोप, वह समझ नहीं पाई। कार चल पड़ी। बाहर आतिशबाजी आकाश में रंग बिखेर रही थी। भीतर दोनों के बीच ऐसी चुप्पी थी जिसमें हजारों अनकहे प्रश्न बैठे थे। नंदिनी ने एक बार अर्जुन की ओर देखा, पर उनका चेहरा पत्थर की मूर्ति जैसा था। वह फिर खिड़की की ओर मुड़ गई। रास्ते में शहर की रोशनियां पीछे छूटती गईं। हवा में अब शहनाई नहीं, इंजन की स्थिर आवाज थी। नंदिनी को लगा जैसे हर मोड़ उसे उस सत्य के करीब ले जा रहा है जिससे वह भागना चाहती थी। अर्जुन ने अचानक कहा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? स्वर सामान्य था, इतना सामान्य कि नंदिनी और डर गई। उसने सिर हिलाकर मना किया। अर्जुन ने फिर कुछ नहीं कहा। उसके भीतर तूफान था, पर बाहर से वह वही व्यक्ति था जिसे दुनिया अडिग कहती थी। मेहरा हवेली पहुंचने पर दहलीज पर कलश रखा था। आरती की थाली सजी थी और घर की स्त्रियां नए दंपति का स्वागत करने को खड़ी थीं। नंदिनी ने चावल से भरा कलश धीरे से पैर से छुआ। लाल रंग में भीगे पांवों के निशान सफेद संगमरमर पर बनते गए। सबने कहा, लक्ष्मी आई है। अर्जुन ने उन पदचिन्हों को देखा और मन में सोचा, कभी कभी लक्ष्मी के साथ परीक्षा भी घर में प्रवेश करती है। नंदिनी ने भी उन निशानों को देखा और सोचा, क्या झूठ के पांव इतने सुंदर दिख सकते हैं? रिवाज पूरे होते रहे। दूध में अंगूठी ढूंढने का खेल भी हुआ, पर नंदिनी ने हाथ बस औपचारिकता से डाला। रिश्तेदार हंसते रहे कि दुल्हन शर्मीली है। अर्जुन ने अंगूठी आसानी से पा ली, फिर भी उसे नंदिनी की ओर सरका दिया ताकि सब कहें,
दुल्हन जीत गई। लोग ठहाका मारकर खुश हुए। नंदिनी ने पहली बार उसकी ओर देखा। उस क्षण उसे लगा कि यह आदमी यदि निर्दयी होता तो आज उसका अंत कर देता, पर उसकी दया भी दंड जैसी लग रही थी। रात के अंतिम पहर में जब सब थककर हट गए, नंदिनी को उस कमरे में ले जाया गया जो फूलों से भरा था। गुलाब की पंखुड़ियां बिस्तर पर फैली थीं, चांदी के दिए जल रहे थे और खिड़की से जयपुर की दूर की रोशनी दिखती थी। वह कमरे के बीच खड़ी रही, जैसे किसी और की कहानी में गलती से आ गई हो। थोड़ी देर बाद अर्जुन भीतर आया। उसने दरवाजा बंद किया, पगड़ी उतारी और बिना उसकी ओर बढ़े सामने की कुर्सी पर बैठ गया। नंदिनी की सांस रुक गई। अब वह क्षण आ गया था जिससे वह मंडप से पहले से डर रही थी। अर्जुन ने जेब से वही चांदी की डिबिया निकाली और मेज पर रख दी। यह मेरी मां का आशीर्वाद था, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं तुम्हें विवाह से पहले देने आया था। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि दरवाजे के बाहर कौन था। अर्जुन ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज ठंडी थी, पर उसमें चोट की गर्म राख छिपी थी। मैंने सब सुना, अर्जुन ने कहा। कमरे में फूलों की सुगंध अचानक भारी हो गई। नंदिनी के होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। उसने सोचा था कि वह रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, पर उस क्षण उसे केवल शर्म ने जकड़ लिया। अर्जुन उठे नहीं, चिल्लाए नहीं, बस कहते रहे, मुझे बताने से पहले तुमने अग्नि को साक्षी बनाया। यह तुम्हारा निर्णय था। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, सच पूरा कहो या सुबह सम्मान के साथ इस घर से चली जाओ। नंदिनी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने घूंघट पीछे किया, गहनों से भरा सिर झुका दिया और फर्श पर बैठ गई। बाहर कहीं रात का पहरा बदल रहा था। भीतर दो जीवन अपने पहले सत्य के सामने बैठे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने आपको धोखा दिया, पर आपकी नफरत से पहले मेरी मजबूरी सुन लीजिए। यदि सुनने के बाद आप मुझे निकाल दें तो मैं बिना प्रश्न किए चली जाऊंगी। पर आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद भगवान ने मेरी चोरी पकड़ने के लिए नहीं, मेरी चुप्पी तोड़ने के लिए आपको दरवाजे पर खड़ा किया था। नंदिनी ने अपनी भारी चूड़ियों को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे उनके टूटने की आवाज से भी घर जाग जाएगा। उसकी आंखें फर्श पर टिक गईं, जहां गुलाब की कुछ पंखुड़ियां उसके आंसुओं से भीगकर गहरी लाल हो चुकी थीं। अर्जुन की चुप्पी ने उसे बोलने के लिए विवश कर दिया। उसने धीरे धीरे बताया कि रोहन के दिल में बचपन से छेद था। पिता की मृत्यु के बाद उपचार रुक गया और एक निजी अस्पताल ने अचानक पुराना बिल मांग लिया। उस बिल के पीछे केवल कागज नहीं, किसी षड्यंत्र की सांस थी। पिताजी मेहरा समूह की एक छोटी कंपनी में हिसाब देखते थे। नंदिनी ने कहा, उनकी मृत्यु के बाद हमें बताया गया कि उन्होंने कंपनी से पैसा चुराया था। मां ने विश्वास नहीं किया, पर हमारे पास वकील के पैसे नहीं थे। फिर कर्ज बढ़ता गया, ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया। रोहन की बीमारी ने हमें हर दरवाजे पर झुकाया। मैं मेडिकल कॉलेज छोड़कर दवाइयों की दुकान में काम करने लगी। इसी बीच एक आदमी आया जिसने कहा कि वह हमारे सारे कागज साफ कर सकता है, रोहन का ऑपरेशन करा सकता है, मगर बदले में मुझे यह विवाह स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना, पर उसके चेहरे पर कोई नरमी प्रकट नहीं हुई। उसने केवल एक प्रश्न पूछा। उस आदमी का नाम? नंदिनी ने उत्तर देने से पहले सांस रोकी। विक्रम का नाम लेना मानो एक सांप को कमरे में छोड़ना था। विक्रम राठौर, उसने फुसफुसाकर कहा। यह नाम सुनते ही अर्जुन की आंखों में एक क्षण के लिए चमक उठी, जैसे अंधेरे कमरे में छिपी तलवार पर दीपक पड़ गया हो। उसने कुर्सी की बांह कसकर पकड़ी, पर आवाज फिर भी संयमित रही। आगे बोलो। नंदिनी ने बताया कि विक्रम ने पहले स्वयं को परिवार का शुभचिंतक बताया था। उसने कहा था कि अर्जुन विवाह नहीं करना चाहता, केवल दादी की इच्छा निभा रहा है, इसलिए यह रिश्ता दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होगा। धीरे धीरे उसका स्वर बदल गया। उसने अस्पताल के कागज दिखाए, बैंक नोटिस दिखाया, घर की कुर्की की धमकी दी, और फिर वह फाइल मांगी
जिसे वह अर्जुन के अध्ययन कक्ष से लेना चाहता था। मैंने पूछा था कि उस फाइल में क्या है। नंदिनी रोते हुए बोली। उसने कहा, गरीबों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता। अर्जुन की छाती में पुरानी आग फिर भड़क उठी। विक्रम बचपन से उसकी बराबरी करना चाहता था, पर व्यापार में असफल रहा। पिछले कुछ वर्षों से वह परिवार के भीतर अपने महत्व की बात करता, बोर्ड बैठकों में विरोध जताता और फिर भी हर निर्णय में मुस्कुराकर सहमति देता। अर्जुन ने सोचा था कि वह केवल ईर्ष्यालु है, अपराधी नहीं, पर नंदिनी की बातों ने कई बिखरे टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। फिर भी एक घायल मन आसानी से विश्वास नहीं करता। उसने कठोर स्वर में पूछा, और तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? यह प्रश्न नंदिनी के हृदय में सबसे गहरा उतर गया। उसने सिर उठाया, फिर तुरंत झुका लिया। क्योंकि मैं डर गई थी, उसने कहा, और शायद क्योंकि गरीबी मनुष्य से साहस छीन लेती है। मैंने सोचा, आप मुझे झूठी समझेंगे, मेरे परिवार को अपमानित करेंगे और रोहन का इलाज रुक जाएगा। मैं जानती हूं, यह उचित कारण नहीं है, पर जब मां रात भर रोती है, जब भाई सांस लेने को संघर्ष करता है, जब घर की दीवारों पर नोटिस चिपकते हैं, तब नैतिकता भी रोटी की तरह टूटकर छोटी हो जाती है। अर्जुन उठा और खिड़की के पास चला गया। बाहर हवेली का आंगन खाली था। केवल दियों की लौ बुझते बुझते कांप रही थी। वह अपने भीतर दो पुरुषों को लड़ते महसूस कर रहा था। एक पुरुष कहता था, इस स्त्री ने तुम्हारे घर में छल से प्रवेश किया है, इसे तुरंत विदा करो। दूसरा कहता था, जिसने अपराध स्वीकार करते समय अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए दया मांगी, उसकी जांच करनी चाहिए, न कि तत्काल दंड देना चाहिए। उसकी मां ने कभी कहा था, न्याय और क्रोध में केवल एक सांस का अंतर होता है। नंदिनी ने धीरे से गले का भारी हार उतारा और मेज पर रख दिया। ये गहने मेरे नहीं हैं, उसने कहा। आपका घर, आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं सुबह चली जाऊंगी, पर कृपा करके रोहन को अस्पताल से मत निकलवाइए। यदि उसने जीना छोड़ दिया, तो मां भी जीवित नहीं रहेंगी। मैं काम करूंगी, आपकी हानि का जो भी दंड हो भरूंगी, पर यह मत सोचिए कि मैंने आपको अपमानित करके सुख पाया है। मंडप में हर मंत्र मेरे लिए चिता की लकड़ी था। अर्जुन ने मुड़कर उसे देखा। दुल्हन के गहनों से मुक्त उसका चेहरा अचानक बहुत युवा, बहुत थका हुआ लगने लगा था। उसमें वह बनावट नहीं थी जो महंगे परिवारों की बहुओं में अक्सर दिखती है। वहां केवल भय, लज्जा और एक अजीब ईमानदारी थी। उसने पूछा, क्या तुमने फाइल देखी है? नंदिनी ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मुझे केवल स्थान बताया गया था। विवाह के बाद तीसरे दिन, गृह प्रवेश के उत्सव के बाद, मुझे अध्ययन कक्ष में जाना था। पासकोड का उपाय भी उसने बताया था, पर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। पासकोड का उपाय? अर्जुन का स्वर तेज हुआ। नंदिनी ने विक्रम द्वारा दिए गए निर्देश बताए। कौन सी पुरानी तारीख पासकोड में हो सकती है? किस दराज में तिजोरी की चाबी रहती थी? कौन सा कर्मचारी रात को पहरा बदलता था? अर्जुन चुप हो गया। इन बातों में ऐसी जानकारी थी जो घर के भीतर का ही कोई आदमी दे सकता था। कुछ बातें गलत थीं, पर कुछ इतनी सही कि वह अनदेखी नहीं कर सकता था। विश्वासघात अब केवल वैवाहिक नहीं रहा था, वह व्यापार, परिवार और शायद अतीत तक फैला हुआ था। नंदिनी ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर पहली बार कठोरता के साथ चिंता भी उभरी है। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अभी आपके सामने विक्रम को फोन कर सकती हूं। आप सुन लीजिए। मैं जो जानती हूं सब बता दूंगी। बस मेरी मां को इस घर की दहलीज पर अपमानित मत करवाइए। उन्होंने जीवन भर झुककर रोटी कमाई है, पर चोरी नहीं की। पिताजी भी चोर नहीं थे। मैं यह साबित नहीं कर सकी, इसलिए आज यहां हूं। शायद यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है कि मैं सत्य की बेटी होकर भी झूठ की दुल्हन बनी। अर्जुन उसके पास नहीं आया, पर उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। सुबह तुम नहीं जाओगी, उसने कहा।
नंदिनी ने चौंककर उसकी ओर देखा। यह दया मत कीजिए, उसने लगभग विनती की। मैं आपकी पत्नी कहलाने योग्य नहीं हूं। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं दया नहीं कर रहा। यदि तुम अभी चली गईं, तो विक्रम सतर्क हो जाएगा। वह रोहन को और चोट पहुंचा सकता है, तुम्हारे परिवार को भी। और यदि तुम्हारी बात सच है, तो यह मामला केवल तुम तक सीमित नहीं है, यह मेरे घर की जड़ों तक जाता है। नंदिनी ने पहली बार समझा कि अर्जुन का शांत रहना कमजोरी नहीं, एक प्रकार का अनुशासन था। वह अपने अपमान को भी प्रमाण की तरह देख सकता था। फिर भी उसने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? अर्जुन ने मेज पर रखी डिबिया उठाई, उसे खोला और भीतर से एक पुरानी छोटी अंगूठी निकाली। यह मेरी मां की थी, उसने कहा। दादी चाहती थीं कि मैं इसे तुम्हें दूं। अभी नहीं दे सकता, क्योंकि यह विश्वास का प्रतीक है, और विश्वास आदेश से पैदा नहीं होता। तुम इस घर में रहोगी, पर हमारे बीच सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा, उसने फिर स्पष्ट शब्दों में कहा। बाहर सबके सामने हम पति पत्नी होंगे, भीतर हम दो लोग होंगे जिन्हें एक शत्रु ने एक ही जाल में बांध दिया है। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाओगी। मैं तुम्हारे भाई का हाल पता कराऊंगा, पर तुम कोई कदम अकेले नहीं उठाओगी। यदि तुमने फिर झूठ बोला, तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। और यदि विक्रम ने तुम्हें धमकाया, तो उसका उत्तर तुम नहीं, मैं दूंगा। नंदिनी ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया। यह क्षमा नहीं थी, पर निराशा से बड़ी थी। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बाहर आंगन में अंतिम दिया भी बुझ गया था। नंदिनी ने पूछा, आप मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे? अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के बिना कहा, अभी नहीं करूंगा। भरोसा कोई मंदिर की प्रसाद की डली नहीं कि तुरंत हाथ में रख दी जाए। तुमने जो तोड़ा है, वह समय मांगेगा। पर मैं तुम्हारी आंखों में लालच नहीं देख रहा, डर देख रहा हूं। और डर को केवल दंड देकर सत्य नहीं मिलता। यह सुनते ही नंदिनी के भीतर रोने की नई लहर उठी, पर उसने उसे रोक लिया। अर्जुन ने कमरे की दूसरी ओर रखे सोफे की ओर इशारा किया, तुम आराम करो, मैं अध्ययन कक्ष में रहूंगा। नंदिनी घबरा गई। लोग सुबह पूछेंगे, उसने कहा। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लोग हमेशा पूछते हैं। अमीर घरों में उत्तर पहले से तैयार रखे जाते हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर रुका। नंदिनी, आज रात तुमने अपने अपराध का पहला भाग कहा है। कल से तुम्हें अपने साहस का पहला भाग दिखाना होगा। यह घर तुम्हें परखेगा, और शायद मैं भी। इतना कहकर वह बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही नंदिनी बिस्तर पर नहीं, फर्श पर बैठ गई। फूलों से सजा कमरा उसे मंदिर भी लगा और कारागार भी। उसने मांग में भरे सिंदूर को दर्पण में देखा। क्या वह सचमुच पत्नी थी? क्या पत्नी होना केवल अग्नि के सामने घूमना है, या उस व्यक्ति की आत्मा का भार उठाना भी है जिसे उसने अनजाने में घायल किया? उसने कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा, जो कमरे के कोने में रखी थी। उसे लगा, ईश्वर दंड देने से पहले मनुष्य को अवसर देता है, और अवसर भी कभी कभी चाकू की धार जैसा होता है। दूसरी ओर अर्जुन अध्ययन कक्ष में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और पहली बार अपने चेहरे से शांति का मुखौटा हटने दिया। मेज पर हाथ टिकाकर वह देर तक खड़ा रहा। नंदिनी के शब्द, रोहन का नाम, विक्रम की मुस्कान, मां की पुरानी मृत्यु, सब एक दूसरे में उलझ गए। उसने तिजोरी को देखा, जिसमें कई संवेदनशील दस्तावेज थे। पर जिस फाइल की बात नंदिनी कर रही थी, वह कौन सी थी? उसे याद आया कि मां ने मृत्यु से कुछ दिन पहले कुछ कागजों को लेकर पिता से झगड़ा किया था। उसने फोन उठाया और अपने विश्वस्त सहायक कबीर को संदेश भेजा, रोहन शर्मा, हृदय रोगी, वर्तमान अस्पताल, बिल, डॉक्टर, सबकी जानकारी तुरंत चाहिए। फिर उसने सुरक्षा प्रमुख को घर के भीतर की निगरानी चुपचाप बढ़ाने का आदेश दिया, बिना किसी को कारण बताए। उसके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे थे, पर मन अतीत में भटक रहा था। मां की अंतिम तस्वीर में उनकी आंखों में भी वैसा ही डर था जैसा आज नंदिनी की आंखों में था।
क्या यह केवल संयोग था या कर्म का पुराना चक्र लौट रहा था? सुबह की पहली आरती से पहले हवेली जाग उठी। नए जोड़े के लिए दूध, मिठाई, रस्में और आशीर्वाद की तैयारी होने लगी। नंदिनी ने रात भर लगभग आंख नहीं मूंदी थी। फिर भी उसने चेहरा धोया, साड़ी ठीक की और मांग में सिंदूर भरा। शीशे में वह स्वयं को देखती रही। आज उसे इस घर में बहू बनकर नहीं, सत्य की खोज में सहभागी बनकर खड़ा होना था। पर उसके भीतर भय था कि कहीं अर्जुन रात की बात बदल न दे, कहीं सुबह होते ही सबके सामने उसका अपराध न खोल दे। जब वह नीचे आई तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। कुछ स्त्रियों ने मुस्कुराकर उसे देखा, कुछ ने उसकी साड़ी का आकलन किया, कुछ ने उसके गहनों की संख्या। अर्जुन पहले से भोजन कक्ष में था। उसने सामान्य स्वर में कहा, नंदिनी, दादी तुम्हें बुला रही हैं। यह एक साधारण वाक्य था, पर नंदिनी के लिए वह सार्वजनिक रक्षा बन गया। उसने धीरे से सिर झुकाया। सावित्री देवी ने आरती की थाली उठाई और उसके माथे पर तिलक लगाया। घर में कदम रख दिया है तो घर का सुख दुख भी तुम्हारा हुआ, उन्होंने कहा। नंदिनी के भीतर यह वाक्य तीर की तरह उतर गया। क्या वह सचमुच इस घर का दुख भी उठा पाएगी, जब वह अपने साथ एक छिपा हुआ संकट लाई है? नाश्ते पर अर्जुन की सौतेली मां रंजना ने मधुर व्यंग्य में पूछा, बहू, हमारे बड़े घर की आदत पड़ने में समय लगेगा। सुना है तुम्हारा घर बहुत साधारण है। कुछ रिश्तेदारों ने धीमे से हंसी दबाई। नंदिनी ने संयम से उत्तर दिया, सादगी की आदत है माँ जी, बड़े घर के संस्कार सीखने की कोशिश करूंगी। अर्जुन ने अखबार मोड़ा पर कुछ नहीं कहा। रंजना को यह शांत उत्तर पसंद नहीं आया। उसने फिर कहा, संस्कार तो खून से आते हैं, सीखे नहीं जाते। इस बार अर्जुन ने कप रखकर सीधा देखा। मां, हमारे घर में अतिथि को भी सम्मान दिया जाता है। बहू तो घर की सदस्य है। कमरे में चुप्पी फैल गई। नंदिनी ने अर्जुन की ओर नहीं देखा, पर उसके भीतर कृतज्ञता और अपराध बोध एक साथ उठे। जिसने रात को स्पष्ट कहा था कि वह भरोसा नहीं करता, वही सुबह उसके सम्मान की ढाल बन गया था। यह संबंध जितना अस्थिर था, उतना ही गहरा होने की संभावना भी रखता था। नाश्ते के बाद अर्जुन ने बहाने से नंदिनी को मंदिर घर की ओर बुलाया। वहां पीतल की घंटियां, तुलसी की सुगंध और चंदन की रेखाएं थीं। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, कबीर ने पता लगाया है, रोहन सचमुच अस्पताल में है। बिल असामान्य रूप से बढ़ाया गया है। अस्पताल का एक ट्रस्टी विक्रम से जुड़ा है। नंदिनी की आंखों में भय और राहत एक साथ आए। तो आप मानते हैं? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं मानता नहीं, जांच रहा हूं, पर इतना तय है कि तुम्हारा डर कल्पना नहीं था। नंदिनी ने दिए की लौ को देखा। उसे लगा, इतने वर्षों बाद किसी ने उसके भय को झूठ कहकर नहीं ठुकराया। वह धीरे से बोली, मैं आपके साथ हूं, जो भी करना हो बताइए, पर रोहन को बचा लीजिए। अर्जुन ने कड़ा स्वर रखा, पर उसमें अब पहले जैसी बर्फ नहीं थी। मैं डॉक्टर बदलवा रहा हूं, खर्च मेरे निजी खाते से जाएगा, पर तुम्हारे नाम से नहीं। विक्रम को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें संदेह है। आज से तुम्हारे फोन पर आने वाली हर कॉल मुझे बतानी होगी। यह नियंत्रण नहीं, सुरक्षा है। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसी क्षण मंदिर की घंटी हवा से हल्की सी बज उठी। नंदिनी ने हाथ जोड़ लिए। अर्जुन ने उसे देखा। यह वही स्त्री थी जिसने उसे धोखा दिया था, और वही स्त्री अब उसके घर के देवताओं के सामने अपनी टूटी हुई सच्चाई लेकर खड़ी थी। मनुष्य एक ही समय में दोषी और दयनीय कैसे हो सकता है? यह प्रश्न उसे परेशान कर रहा था। उसने धीमे से कहा, नंदिनी, एक बात याद रखो, कर्म केवल पाप का दंड नहीं देता, वह साहस का फल भी देता है। तुमने देर से सही, सच कहना शुरू किया है। नंदिनी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वह क्षमा नहीं थी, पर घृणा भी उतनी तीखी नहीं रही थी। उसने कहा, मैं आपके विश्वास की पात्र बनने की कोशिश करूंगी, लेकिन यदि कभी आपको लगे कि मेरी वजह से आपके परिवार पर कलंक आएगा
तो मुझे रोकेगा नहीं, मैं चली जाऊंगी, अर्जुन ने उत्तर दिया। कलंक सत्य से नहीं, छिपे हुए झूठ से आता है, और यह घर झूठ से अपरिचित नहीं है। उसकी अंतिम पंक्ति सुनकर नंदिनी ने महसूस किया कि अर्जुन के भीतर भी कोई पुराना घाव है, जिसकी कहानी अभी शेष है। दोपहर में विक्रम हवेली आया। वह फूलों का गुलदस्ता और महंगा उपहार लेकर नंदिनी को आशीर्वाद देने का अभिनय कर रहा था। भाभी, मेहरा परिवार में आपका स्वागत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी का रक्त ठंडा पड़ गया, पर उसने अर्जुन की बात याद रखी। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। विक्रम झुककर धीमे स्वर में बोला, तीसरा दिन याद है ना? नंदिनी ने पलकें झुकाकर कहा, हां। दूर खड़े अर्जुन ने दोनों के बीच की वह क्षणिक फुसफुसाहट देख ली। उसकी उंगलियां अनायास मुट्ठी बन गईं। विक्रम ने अर्जुन की ओर मुड़कर हंसी में कहा, भाई, नई दुल्हन बहुत शांत है, संभालकर रखना, कहीं हमारे घर की राजनीति से डर न जाए। अर्जुन ने भी हल्की मुस्कान ओढ़ ली। डरने वालों को मैं घर में नहीं लाता, उसने उत्तर दिया। वाक्य सुनकर विक्रम क्षणभर के लिए ठिठका, फिर हंस पड़ा। नंदिनी ने उस हंसी में छिपा विष साफ सुना। उसे समझ आ गया कि अब खेल शुरू हो चुका है और वह मोहरा बनकर नहीं बच सकती। उसे अपनी ही मजबूरी के विरुद्ध खड़ा होना होगा। रात को जब हवेली शांत हुई, नंदिनी ने अर्जुन को विक्रम की फुसफुसाहट बताई। अर्जुन ने बिना आश्चर्य दिखाए कहा, तीसरे दिन हम उसे वही दिखाएंगे जो वह देखना चाहता है, पर देंगे वह नहीं जो वह लेने आया है। नंदिनी ने भयभीत होकर पूछा, यदि वह रोहन को नुकसान पहुंचाए? अर्जुन ने कहा, रोहन अब दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित हो चुका है, उसे यह खबर अभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी मां को भी सुरक्षित जगह रखा जाएगा। नंदिनी स्तब्ध रह गई। वह पहली बार समझी कि संरक्षण भी प्रेम की तरह नहीं, कर्म की तरह चुपचाप आता है। उसकी आंखों से फिर आंसू निकले, पर इस बार उनमें केवल डर नहीं था। आपने यह सब मेरे लिए क्यों किया? उसने पूछा। अर्जुन ने कुछ देर मौन रहकर कहा, तुम्हारे लिए नहीं, एक बीमार लड़के के लिए, एक मां के लिए, और शायद उस न्याय के लिए जिसे मेरे अपने घर ने बहुत वर्षों से टाला है। अपने मन को अभी भ्रम मत दो। यह वाक्य कठोर था, पर नंदिनी ने उसमें छिपी करुणा सुन ली। उसने धीरे से कहा, कभी कभी मन भ्रम से नहीं, कृतज्ञता से भी कांपता है। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। वह खिड़की से बाहर अंधेरे आंगन को देखता रहा। नंदिनी उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़ी थी। उनके बीच अभी भी अविश्वास था, पर उसके नीचे एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। विवाह की पहली रात जो रिश्ता टूटे विश्वास से शुरू हुआ था, वह दूसरी रात एक कठिन साझेदारी में बदल रहा था। बाहर कहीं मंदिर से शंख की ध्वनि आई। नंदिनी ने मन में प्रण किया कि अब वह केवल अपने भाई को नहीं, इस आदमी के घायल सम्मान को भी बचाने की कोशिश करेगी। तीसरे दिन से पहले की रात नंदिनी को नींद नहीं आई। उसे विक्रम का चेहरा, अस्पताल का गलियारा, मां का कांपता हाथ और अर्जुन की मां की अज्ञात छाया सब दिखाई देते रहे। उसे लगा जैसे कर्म ने उसे एक ऐसे मार्ग पर रख दिया है जहां हर कदम पर पुराने पापों की राख उड़ती है। पर पहली बार वह अकेली नहीं थी। अर्जुन ने उसे क्षमा नहीं किया था, पर उसे गिरने से रोकने के लिए हाथ बढ़ाया था। और कभी कभी यही हाथ किसी टूटे हुए मनुष्य के लिए पुनर्जन्म की शुरुआत होता है। सुबह जब सूर्य की पहली किरण हवेली की जालियों से भीतर आई, नंदिनी ने अपने माथे के सिंदूर को देखा और उसके अर्थ को पहली बार नए ढंग से समझा। यह अब केवल विवाह का चिन्ह नहीं था, यह एक वचन था कि वह सत्य से पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसका अपना चेहरा ही क्यों न जल जाए। नीचे आंगन में अर्जुन पहले से खड़ा था। उसने बिना किसी भावुकता के कहा, आज से सावधान रहना, विक्रम जल्दी करेगा। नंदिनी ने धीमे पर स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, मैं भागूंगी नहीं। तीसरे दिन की सुबह हवेली में तुलसी और चंदन की गंध फैली हुई थी, पर नंदिनी के भीतर किसी तूफान की नमी थी। गृह प्रवेश के बाद पहली बड़ी पूजा रखी गई थी और परिवार की स्त्रियां कह रही थीं कि नई बहू के हाथ से भोग बनेगा तो घर में समृद्धि आएगी।
नंदिनी रसोई के विशाल दरवाजे पर खड़ी रही। उसके अपने घर की छोटी सी रसोई में 2 बर्तन और एक चूल्हा था। यहां पीतल के भगोने, चांदी की थालियां और नौकरों की कतारें थीं। उसे लगा, वैभव भी कभी कभी मनुष्य को अनाथ बना देता है। रसोई की मुखिया, बूढ़ी पार्वती काकी, ने उसे सावधानी से देखा। बहू, खीर में चीनी कम न हो। उन्होंने कहा। मेहरा साहब को बचपन से मां के हाथ की खीर याद है। नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान दी, पर अर्जुन की मां का उल्लेख सुनकर उसका मन ठिठक गया। वह उस स्त्री को नहीं जानती थी, फिर भी उनकी अनुपस्थिति हर कमरे में जैसे सफेद कपड़े की तरह लटकी थी। उसने दूध चलाते हुए सोचा कि जिस घर में मृत मां की खीर अब भी स्वाद की कसौटी हो, वहां स्मृति भी सत्ता रखती है। रंजना रसोई में आईं और भोग की थाली पर दृष्टि डाली। हमारे घर में सब कुछ शुद्ध रीति से होता है, उन्होंने कहा। तुम्हारे मायके की तरह जल्दबाजी नहीं चलेगी। नंदिनी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। अपमान का घूंट उसे नया नहीं था, पर आज उसका हर उत्तर किसी बड़े खेल से जुड़ा था। यदि वह टूटती तो लोग उसके डर को दोष समझते। यदि वह अधिक बोलती तो उसे उद्दंड कहा जाता। उसने खीर में केसर डाला और धीमे स्वर में बोली, मैं सीख रही हूं माझी, गलती हो तो सुधार दीजिएगा। अर्जुन दूर से रसोई की ओर देख रहा था। उसे नंदिनी की विनम्रता में बनावट नहीं, एक अभ्यास दिखाई देता था। गरीबी में पली स्त्रियों का वह अभ्यास, जिसमें वे हर चोट को घर की शांति के नाम पर निगल जाती हैं। उसे अपनी मां याद आई, जो मेहरा परिवार में बहू बनकर आई थीं और धीरे धीरे सबसे प्रिय हुईं, फिर भी अंत में अकेली मर गईं। अर्जुन ने अपने मन को झटका। अभी भावना की जगह नहीं थी। आज विक्रम को भ्रम देना था कि नंदिनी उसके नियंत्रण में है। पूजा के बाद नंदिनी ने सबको प्रसाद दिया। सावित्री देवी ने खीर चखी और आंखें बंद कर लीं। स्वाद में घर की याद है, उन्होंने कहा। रंजना का चेहरा तन गया। नंदिनी ने उत्तर नहीं दिया, पर उसके भीतर पहली बार हल्की गर्माहट फैली। इतने बड़े घर में एक वाक्य भी आश्रय बन सकता था। अर्जुन ने थाली लेते समय उसकी उंगलियों को क्षण भर छुआ। वह स्पर्श पति का नहीं, साथी का संकेत था, सावधान रहो। नंदिनी ने बहुत धीरे से सिर हिलाया और विक्रम की प्रतीक्षा करने लगी। दोपहर ढलते समय विक्रम आया। वह मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, मानो उसकी आत्मा पर कोई धब्बा न हो। पूजा समाप्त होते ही उसने नंदिनी को फूलों की टोकरी उठाने में सहायता का बहाना दिया और गलियारे की ओर बढ़ा। आज रात, उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन बोर्ड की वीडियो बैठक में रहेगा। अध्ययन कक्ष खाली होगा। तिजोरी से नीली फाइल निकालनी है। बस, कोई चालाकी की तो तुम्हारे भाई की मशीनें बंद होने में देर नहीं लगेगी। नंदिनी के होंठ सूख गए, पर उसने वही कहा जो तय हुआ था, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, काम। विक्रम ने कठोर फुसफुसाहट में कहा, तुम्हारे पिता ने भी बहुत ईमानदारी दिखाई थी। उसका परिणाम तुम्हारी मां ने देख लिया। गरीब आदमी की रीढ़ यदि सीधी रहे तो अमीर लोग उसे तोड़ना जानते हैं। यह सुनकर नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पिता के बारे में विक्रम के शब्दों में ऐसी निकटता थी, जैसे वह उनके पतन का दर्शक नहीं, निर्माता रहा हो। उसने किसी तरह स्वयं को संभाला। दीवार के पीछे लगे छोटे उपकरण में अर्जुन की टीम सब सुन रही थी। रात को हवेली शांत दिख रही थी, पर भीतर कई आंखें जाग रही थीं। अर्जुन सचमुच बैठक में बैठा था, पर स्क्रीन बंद होने के बाद भी वह कमरे से निकला नहीं। सुरक्षा कक्ष में कबीर, पुराने पहरेदार और 2 विश्वस्त कर्मचारी निगरानी कर रहे थे। नंदिनी को अध्ययन कक्ष तक जाना था, ताकि विक्रम का आदमी आश्वस्त हो। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने फोन पर अर्जुन का संदेश पढ़ा, डरना स्वाभाविक है, रुकना मत। यह संदेश छोटा था, पर उसके लिए मंत्र बन गया। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे गलियारे में कदम रख दिया। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते ही नंदिनी को अर्जुन की दुनिया का दूसरा चेहरा दिखाई दिया। दीवारों पर कानून, व्यापार और इतिहास की पुस्तकें थीं।
मेज पर कोई फालतू सजावट नहीं, केवल सुव्यवस्थित कागज और मां की तस्वीर। तस्वीर में एक शांत मुख वाली स्त्री थी, जिसके माथे पर बड़ी लाल बिंदी थी और आंखों में करुणा की गहराई। नंदिनी ने अनायास हाथ जोड़ लिए। उसे लगा जैसे वह किसी मृत स्त्री से क्षमा मांग रही है, क्योंकि उसके घर की तिजोरी तक पहुंचने का अभिनय भी उसे अपराध जैसा लग रहा था। उसने दराज खोली, वैसी ही जैसे विक्रम ने बताया था। भीतर एक नकली चाबी रखी थी, जो अर्जुन ने जानबूझकर वहां छोड़ी थी। उसने चाबी उठाई और तिजोरी के पास गई। पासकोड डालते समय उसके कानों में अपनी धड़कन बज रही थी। तिजोरी खुली, सिक्स कानों में, दांदीज कानों में, पर भीतर असली दस्तावेजों के स्थान पर वैसी ही नीली फाइल रखी थी, जिसमें केवल बेकार प्रतियां थीं। नंदिनी ने उसे उठाया। उसी क्षण खिड़की के बाहर हल्की परछाई हिली। विक्रम का आदमी सचमुच निगरानी कर रहा था। नंदिनी ने फाइल अपने दुपट्टे में छिपा ली। फाइल आदमी तो प्रूफारन दुपट्टे में गलियारे से लौटते समय उसे पीछे पांवों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ी नहीं। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और फाइल मेज पर रख दी। कुछ देर बाद उसके फोन पर संदेश आया, पुराने मंदिर के पीछे वाली सीढ़ियों पर 10 मिनट में। नंदिनी के हाथ ठंडे हो गए। योजना के अनुसार उसे फाइल लेकर जाना था, पर अर्जुन ने कहा था कि वह अकेली नहीं होगी। फिर भी अंधेरे में किसी अपराधी के सामने खड़े होने का विचार उसके रक्त को जमा रहा था। उसने सिंदूर की रेखा को छुआ और चल पड़ी। हवेली के पीछे छोटा सा शिव मंदिर था, जहां दिन में घंटियों की ध्वनि रहती थी और रात को पीपल के पत्तों की फुसफुसाहट। विक्रम वहां खड़ा था, पगड़ी नहीं, साधारण कुर्ते में, पर चेहरे पर वही अहंकार। अच्छी लड़की, उसने फाइल लेते हुए कहा। नंदिनी ने पूछा, अब रोहन सुरक्षित रहेगा? विक्रम हंसा। सुरक्षित सुरक्षा स्थायी चीज नहीं होती भाभी। जब तक तुम उपयोगी हो, सब सुरक्षित है। नंदिनी ने भीतर उठती घृणा को दबाया। अंधेरे में छिपे अर्जुन ने यह वाक्य सुन लिया था। विक्रम ने फाइल खोली और कुछ पन्ने पलटते ही उसका चेहरा बदल गया। यह क्या है? उसने फुसफुसाकर गरजा। नंदिनी पीछे हटी। तभी मंदिर की छाया से अर्जुन बाहर आया। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में वर्षों का संचित निर्णय था। वही जो तुम लेने लायक हो, उसने कहा। विक्रम ने क्षण भर के लिए नंदिनी को देखा, फिर अर्जुन को। तुम अपनी पत्नी पर नजर रख रहे थे, उसने व्यंग्य किया। अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपने घर में सांप की चाल देख रहा था। विक्रम ने तुरंत स्वयं को संभाल लिया। भाई, तुम गलत समझ रहे हो। बहू ने मुझे बुलाया था। शायद वह तुम्हारे कुछ कागज बेचना चाहती थी। मैंने तो रोकने की कोशिश की। नंदिनी के भीतर क्रोध उमड़ा, पर अर्जुन ने हाथ से संकेत किया कि वह शांत रहे। कहानी कहने से पहले सोच लो। अर्जुन बोला, तुम्हारी आवाज, धमकी, रोहन का नाम, सब रिकॉर्ड हुआ है। विक्रम का चेहरा एक पल को राख जैसा हो गया। फिर उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, रिकॉर्डिंग अदालत में हमेशा सत्य नहीं बनती अर्जुन। परिवार में तो बिल्कुल नहीं। यह कहकर वह फाइल जमीन पर फेंककर चला गया। उसे रोकना संभव था, पर अर्जुन ने अभी केवल पहला दांव खेला था। नंदिनी कांपती हुई वहीं बैठ गई। मैंने उसे पिता का नाम लेते सुना, उसने टूटे स्वर में कहा। उसने जैसे पिताजी को गिरते देखा था। अर्जुन उसके पास आया, पर छुआ नहीं। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, उसने कहा। विक्रम को लगता है कि वह अभी भी सुरक्षित है। ऐसे लोग अपनी सुरक्षा के भ्रम में ही अधिक बोलते हैं। नंदिनी ने पहली बार उसकी रणनीति के पीछे की आग को समझा। अगले दिनों हवेली में सब सामान्य दिखाई देता रहा, पर नंदिनी और अर्जुन के बीच एक मौन सहयोग बनने लगा। नाश्ते की मेज पर वे औपचारिक बातें करते, पर आंखों से सूचना का आदान प्रदान होता। अर्जुन ने उसे घर की संरचना, कर्मचारियों की निष्ठाएं, व्यापार के कुछ संकेत और विक्रम की चालें समझाईं। नंदिनी ने उसे शर्मा परिवार की पुरानी फाइलें, पिता की डायरी के बचे पन्ने और उन लोगों के नाम बताए
जो अचानक उनके जीवन से गायब हो गए थे। विवाह का कमरा अब झूठ का स्थान नहीं, जांच की छोटी अदालत बन गया था। एक शाम अर्जुन उसे गोविंद देव जी के मंदिर ले गया। यह पहली बार था जब वे हवेली से बाहर साथ निकले, बिना परिवार के शोर के। मंदिर में आरती हो रही थी। सैकड़ों दीपों की रोशनी में लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। नंदिनी ने भीड़ में स्वयं को छोटा पर सुरक्षित महसूस किया। उसने मन ही मन कहा, मुझे दंड देना हो तो देना, पर मुझे कायर मत बनाना। अर्जुन उसके पास खड़ा था, आंखें मूर्ति पर मन शायद कहीं और। आरती की लौ उनके चेहरों पर पड़ती रही। मंदिर से लौटते समय बारिश शुरू हो गई। जयपुर की सूखी हवा अचानक मिट्टी की गंध से भर गई। कार कुछ देर पुराने रास्ते पर रुक गई, क्योंकि आगे जुलूस निकल रहा था। नंदिनी खिड़की से बाहर बच्चों को वर्षा में नाचते देखती रही। वह अनायास मुस्कुरा दी। अर्जुन ने वह मुस्कान देखी। इतने दिनों में पहली बार उसके चेहरे से अपराध की छाया कुछ हल्की हुई थी। उसने पूछा, तुम डॉक्टर बनना चाहती थी? नंदिनी ने चौंककर कहा, हां। अब वह सपना किसी दूसरे जन्म की बात लगता है। सपने मरते नहीं, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। कभी कभी वे केवल गवाही की प्रतीक्षा करते हैं। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह सांत्वना थी या वचन। उसने कहा, मेरे पास फीस नहीं थी, समय नहीं था, और घर में बीमारी थी। मैंने किताबें बेच दी थीं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन उसके कमरे में मेडिकल की वे किताबें रखी थीं, जिनके नए संस्करण बाजार में आए थे। किसी ने नाम नहीं छोड़ा। नंदिनी ने किताबों पर हाथ रखा और बहुत देर तक रोती रही। उस दिन से उसके भीतर अर्जुन के प्रति भाव बदलने लगा, और यह परिवर्तन उसे भयभीत करता था। वह जानती थी कि कृतज्ञता प्रेम नहीं होती, पर कभी कभी प्रेम कृतज्ञता की जड़ में ही उगता है। अर्जुन भी दूरी बनाए रखता, पर उसकी दूरी अब दीवार जैसी नहीं, किसी सावधान पुल जैसी थी। जब नंदिनी थककर चाय छोड़ देती, वह बिना पूछे उसके सामने अदरक वाली चाय रख देता। जब रंजना कटाक्ष करती, वह विषय बदल देता। जब रोहन की रिपोर्ट आती, वह पहले पढ़कर डॉक्टर से बात करता, फिर उसे बताता। सावित्री देवी ने भी यह परिवर्तन देखा। एक दोपहर उन्होंने नंदिनी को अपने कमरे में बुलाया। वहां पुराने संदूक, पीतल की मूर्तियां और परिवार की तस्वीरें थीं। उन्होंने कहा, बेटी, बड़े घर की बहू बनने से कोई बड़ी नहीं हो जाती। बड़ा वह होता है जो घर के दुख को अपना ले। अर्जुन बहुत भीतर से टूटा है। वह कठोर इसलिए है क्योंकि उसने नरमी की कीमत देखी है। नंदिनी ने सिर झुका लिया। उसे लगा, दादी कुछ जानती है, पर सब नहीं। उसने पूछा, उनकी मां कैसी थी? सावित्री देवी की आंखें भर आईं, मीरा जैसी। उन्होंने कहा, सबके दुख में अपनी रोटी बांट देने वाली। पर इस घर में रोटी से बड़ी चीज विरासत है, और विरासत कई बार खून मांगती है। नंदिनी को यह वाक्य असामान्य लगा। उसने धीरे से पूछा, क्या उनकी मृत्यु सचमुच दुर्घटना थी? सावित्री देवी ने आंखें फेर लीं। कानून ने वही लिखा। उन्होंने कहा, पर मां का दिल कागज से अधिक जानता है। अर्जुन ने तब से प्रश्न पूछना बंद कर दिया, क्योंकि उत्तर उसे तोड़ सकते थे। नंदिनी का मन कांप उठा। उस शाम नंदिनी ने अर्जुन से यह बात कही। अर्जुन का चेहरा पत्थर हो गया। दादी पुरानी बातें याद करके भावुक हो जाती हैं, उसने कहा, पर उसकी आवाज में कंपकंपी थी। नंदिनी ने साहस कर पूछा, क्या आपकी मां किसी फाइल के कारण परेशान थी? अर्जुन ने उत्तर देने से पहले लंबी चुप्पी ली। मृत्यु से 3 दिन पहले उन्होंने पिता से कहा था कि कुछ कागज घर को जला देंगे। पिता ने उन्हें शांत रहने को कहा। अगले सप्ताह उनकी कार खाई में मिली। ये कहते हुए उसने पहली बार अपना दर्द वाक्य में रखा। नंदिनी को लगा जैसे 2 परिवारों के घाव एक ही छिपे हाथ से जुड़े हैं। उसके पिता पर चोरी का आरोप, अर्जुन की मां की दुर्घटना, विक्रम की फाइल की भूख, सब एक धागे में पिरोए जाने लगे। उसने धीरे से कहा,
मेरे पिता की डायरी में एक नाम बार बार आता था, M.D. ट्रस्ट। माँ ने पन्ने छिपाए थे। शायद वे अभी भी पुराने घर में हों। अर्जुन ने तुरंत पूछा, तुम्हारा पुराना घर? नंदिनी ने कहा, चंबल के किनारे, कोटा से दूर। अब आधा गिर चुका होगा, पर यदि कागज बच गए तो शायद सच भी बचा होगा। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वे वहां जाएंगे, पर खुलकर नहीं। परिवार से कहा गया कि वे दादी की मनौती के लिए पास के मंदिर जा रहे हैं। रंजना ने ताना मारा कि नई बहू आते ही बेटे को तीर्थयात्रा पर ले गई। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि वह जिस पुरुष के साथ जा रही है, उससे विवाह भले झूठ से शुरू हुआ हो, पर यात्रा सत्य के लिए है। रास्ते में अरावली की सूखी पहाड़ियां, धूल भरे कस्बे, सड़क किनारे चाय के ढाबे और मंदिरों के झंडे देखते हुए उसे अपना बचपन लौटता लगा। जब वे पुराने घर पहुंचे, संध्या उतर रही थी। मिट्टी की दीवारों पर दरारें थीं। आंगन में नीम का पेड़ सूखा सा खड़ा था और दरवाजे पर जंग लगा ताला था। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। यहीं उसने पिता को हिसाब की कॉपियां लिखते देखा था। यहीं मां ने चूड़ियां बेची थीं। यहीं रोहन ने पहली बार गिरकर सांस खोई थी। अर्जुन ने ताला खुलवाया। भीतर धूल थी, टूटे खिलौने थे और गरीबी की वह गंध जिसे धनवान लोग कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते, पर संवेदनशील मनुष्य महसूस कर सकता है। नंदिनी ने पुराने संदूक में कपड़ों के नीचे डायरी खोजनी शुरू की। हर वस्तु स्मृति बनकर हाथ में आती। पिता का चश्मा, मां की फटी रेशमी साड़ी, रोहन की स्कूल की स्लेट। अंततः लकड़ी की तली के नीचे से कागजों का एक बंडल मिला। पन्ने पीले थे, पर अक्षर साफ थे। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में पढ़ा कुछ भुगतान, नकली कंपनियों के नाम, जमीन अधिग्रहण और हस्ताक्षर जिनमें एक नाम बार बार था, विक्रम राठौर। पर अंतिम पन्ने पर एक और नाम देखकर अर्जुन की सांस रुक गई। मेहरा परिवार के पुराने ट्रस्ट की अध्यक्ष, उसकी मां। नंदिनी ने भय से पूछा, इसका अर्थ क्या है? अर्जुन ने पन्ने को देर तक देखा। या तो मां इस ट्रस्ट में नाम मात्र थीं, उसने कहा, या उन्हें किसी ने मोहरा बनाया। यदि उन्होंने सच जाना तो शायद इसी कारण। वाक्य अधूरा रह गया। उसी समय बाहर कोई आहट हुई। अर्जुन ने नंदिनी को पीछे हटाया। दरवाजे के पास दो अनजान आदमी दिखे, जो शायद उनका पीछा करते आए थे। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, कागज छिपाओ। नंदिनी ने बंडल अपने दुपट्टे के नीचे बांधा और पीछे के रास्ते से निकलने लगी। भागते समय नंदिनी का पैर टूटी ईंट से टकराया। वह गिर पड़ी, पर कागज नहीं छोड़े। अर्जुन ने उसे उठाया और दोनों नीम के पेड़ के पीछे से खेतों की ओर दौड़े। कार तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगे, पर नंदिनी को लगा जैसे पूरा अतीत उनके पीछे दौड़ रहा है। जब कार तेजी से सड़क पर आई, उसने देखा कि अर्जुन के हाथ पर खरोंच से रक्त निकल रहा है। उसने तुरंत अपने दुपट्टे का कोना फाड़कर बांध दिया। अर्जुन ने उसे देखा और उस नजर में पहली बार केवल रणनीति नहीं, चिंता भी थी। रात को वे एक छोटे धर्मशाला में रुके, क्योंकि हवेली लौटना सुरक्षित नहीं था। कमरे में दो खाटें थीं, दीवार पर फीका कैलेंडर और बाहर से भजन की धीमी आवाज आ रही थी। नंदिनी ने अर्जुन के घाव पर दवा लगाई। आपको चोट मेरी वजह से लगी, उसने कहा। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज तुमने कागज नहीं छोड़े। बहुत लोग अपने बचाव में सत्य छोड़ देते हैं। नंदिनी ने आंखें नीची कर लीं। मैंने पहले छोड़ दिया था, उसने कहा। अर्जुन ने पहली बार नरम स्वर में कहा, आज तुमने वापस उठा लिया। इस वाक्य ने नंदिनी को भीतर तक छू लिया। वह खिड़की के पास बैठ गई। बाहर दीपक की लौ हवा से लड़ रही थी। उसने सोचा, क्या मनुष्य अपने अपराध से बड़ा हो सकता है? क्या एक दिन की कायरता को कई दिनों के साहस से धोया जा सकता है? अर्जुन ने भी उसी लौ को देखा। उसके मन में मां की छवि, नंदिनी के आंसू और विक्रम की हंसी एक साथ घूम रहे थे। उसने धीरे से कहा, जब यह सब खत्म होगा, तुम्हारे और मेरे बीच जो प्रश्न रहेंगे, उनसे भी भागना नहीं चाहिए।
नंदिनी ने उसकी ओर देखा। कौन से प्रश्न? अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। शायद वह स्वयं भी नहीं जानता था कि यह प्रश्न विश्वास का है, विवाह का है, या उस भावना का जो धीरे धीरे दोनों के बीच चुपचाप आ बैठी थी। उसने केवल इतना कहा, अभी सच को बचाना है। नंदिनी ने सिर हिलाया। पर उस रात, दो अलग खाटों पर जागते हुए, दोनों जानते थे कि उनके बीच की दूरी पहले जैसी नहीं रही। झूठ के अंधेरे में शुरू हुई यात्रा अब किसी कठिन पर सच्चे उजाले की ओर मुड़ चुकी थी। सुबह जब वे जयपुर लौटे तो हवेली पहले जैसी ही भव्य खड़ी थी, पर नंदिनी को अब वह केवल धन का घर नहीं, रहस्यों का किला लगी। अर्जुन ने कागज सुरक्षित स्थान पर भेज दिए। विक्रम को शायद अभी पता नहीं था कि वे क्या लेकर आए हैं, पर उसकी बेचैनी जल्द प्रकट होगी। नंदिनी सीढ़ियां चढ़ते समय रुक गई। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, मुझे लगा था मैं अपराधी हूं। आज भी दोष है, पर डर कम है। अर्जुन ने धीमे से कहा, डर कम होना ही साहस की शुरुआत है। उसी शाम रोहन की सफल प्राथमिक सर्जरी की खबर आई। नंदिनी ने फोन पकड़े पकड़े आंखें बंद कर लीं। कमला की आवाज दूसरी ओर रो रही थी, बेटी, किसी देवता ने मदद की है। नंदिनी ने अर्जुन की ओर देखा, जो दूर खड़ा था और खिड़की के बाहर देख रहा था। उसने मां से कहा, हां मां, देवता कभी कभी मनुष्य के रूप में भी आते हैं, पर वे अपना नाम नहीं बताते। अर्जुन ने यह सुना, पर कुछ कहा नहीं। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, और शायद एक ऐसी कोमलता भी जिसे वह छिपाना चाहता था। रात को नंदिनी ने अर्जुन के कमरे के बाहर रुककर कहा, धन्यवाद। कहना छोटा है, फिर भी कहना चाहती हूं। अर्जुन ने दरवाजे से टिककर उत्तर दिया, धन्यवाद तब कहना जब सत्य अदालत तक पहुंचे। अभी रास्ता लंबा है। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, और यदि रास्ते में मैं फिर डर गई। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, तो याद रखना, इस बार तुम अकेली नहीं हो। यह सुनते ही नंदिनी के भीतर वर्षों की थकान जैसे टूटकर बह निकली। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल हाथ जोड़ दिए। उस रात हवेली में फिर शांति थी, पर यह शांति तूफान से पहले की थी। विक्रम ने अपने आदमी से सूचना पाई कि पुराना शर्मा घर खोला गया था। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा भय आया। उसने शराब का गिलास दीवार पर दे मारा और फोन मिलाया। मीरा को खोजो, उसने कहा। वह बूढ़ी औरत जिंदा है तो सब बिगाड़ सकती है। इसी समय अर्जुन अपने अध्ययन कक्ष में मां की तस्वीर के सामने खड़ा था। उसे नहीं पता था कि आने वाला सत्य केवल विक्रम को नहीं, उसके अपने बचपन की राख को भी कुरेदने वाला है। नंदिनी अपने कमरे में पिता की डायरी का एक पन्ना पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, यदि मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना कि पाप केवल वही नहीं करता जो हस्ताक्षर करता है। पाप वह भी करता है जो मौन रहकर निर्दोष को मरने देता है। उसने पन्ना सीने से लगा लिया। उसे लगा जैसे पिता उसके माध्यम से बोलना चाहते हैं। बाहर हवा ने खिड़की हिलाई और दूर किसी मंदिर की घंटी बज उठी। कर्म का पहिया घूम चुका था। अब कोई भी अपने पुराने झूठों के पीछे सुरक्षित नहीं रहने वाला था। मीरा का नाम सुनते ही अर्जुन की स्मृति में एक धुंधला चेहरा उभरा सांवली, दुबली, माथे पर छोटी बिंदी और आंखों में ऐसी ममता जो नौकरानी से अधिक घर की बड़ी बहन जैसी लगती थी। बचपन में जब उसकी मां मंदिर जाती, मीरा ही उसे दूध पिलाती, स्कूल का बैग तैयार करती और डरावने सपनों के बाद उसके सिर पर हाथ फेरती थी। मां की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद वह अचानक गायब हो गई थी। घर में कहा गया था कि उसने चोरी की ओर भाग गई। अर्जुन ने तब विश्वास कर लिया था, क्योंकि बच्चे दुख में प्रश्न पूछना भूल जाते हैं। अब इतने वर्षों बाद उसी मीरा का नाम, पिता की डायरी, विक्रम की घबराहट और मां की मृत्यु के बीच पुल की तरह खड़ा था। अर्जुन ने रात भर पुराने कर्मचारियों की सूची देखी, पर मीरा का पूरा पता अधूरा था। किसी ने लिखा था मीराबाई, मूल गांव अज्ञात, पति मृत, अंतिम भुगतान रोक दिया गया। यह नोट देखकर अर्जुन के भीतर लज्जा उठी। जिस स्त्री ने उसके बचपन को संभाला, उसके नाम पर
केवल बकाया वेतन का उल्लेख था। धनवान घरों में कुछ लोग जीवन भर सेवा करते हैं, फिर हिसाब की पंक्ति बनकर मिटा दिए जाते हैं। नंदिनी ने अर्जुन की आंखों में पहली बार अपने लिए नहीं, किसी और के लिए अपराध बोध देखा। उसने धीरे से पूछा, क्या आप उन्हें खोजेंगे? अर्जुन ने पन्ने बंद करते हुए कहा, यदि वह जीवित है तो हमें उनसे क्षमा भी मांगनी है और सत्य भी सुनना है। नंदिनी ने सोचा, जो आदमी अपने घर की पुरानी नौकरानी से क्षमा मांगने की बात कर सकता है, वह केवल अहंकार से बना नहीं हो सकता। पर उसने यह बात कही नहीं। उनके बीच भावनाएं अब भी सावधानी से रखे दीपक जैसी थीं, जिन्हें तेज हवा से बचाना था। कबीर ने 2 दिन में पता लगाया कि मीरा अजमेर के पास एक विधवा आश्रम में कभी देखी गई थी। वहां से वे किसी छोटे कस्बे के मंदिर में सेवा करने चली गईं। सूचना अधूरी थी, पर समय कम था। विक्रम भी उन्हें खोज रहा था। अर्जुन ने हवेली में घोषणा की कि वह व्यापारिक बैठक के लिए बाहर जा रहा है। नंदिनी ने दादी के लिए प्रसाद लाने का बहाना बनाया। सावित्री देवी ने दोनों को जाते देख केवल इतना कहा, कभी कभी पुराने पाप मंदिरों में नहीं, मनुष्यों की स्मृति में छिपे मिलते हैं, सावधान रहना। रास्ता लंबा था। जयपुर से बाहर निकलते ही महलों की चमक धूल खेतों और छोटे ढाबों में बदल गई। नंदिनी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती रही कि भारत में दूरी केवल किलोमीटर की नहीं होती। एक ओर संगमरमर की हवेलियां, दूसरी ओर फटी चप्पलों वाले बच्चे, एक ओर अस्पतालों के निजी कमरे, दूसरी ओर दवा के लिए गिरवी रखी चूड़ियां। अर्जुन ने शायद उसके मन को पढ़ लिया। मेरे अस्पतालों में गरीबों के लिए योजना है, उसने कहा। नंदिनी ने शांत स्वर में पूछा, कागज पर या बिस्तर पर? अर्जुन चुप हो गया। उस प्रश्न ने उसे चोट पहुंचाई, पर वह अनुचित नहीं था। उसने स्वीकार किया, शायद कागज पर अधिक। मैं आंकड़े देखता रहा, चेहरों को नहीं। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। चेहरे देखने में दर्द होता है, उसने कहा, क्योंकि तब दान पर्याप्त नहीं लगता, न्याय मांगता है। अर्जुन ने स्टीयरिंग पर पकड़ कड़ी कर ली। उसे लगा जैसे नंदिनी उसके व्यापार नहीं, उसकी आत्मा की जांच कर रही है। पर यह जांच अपमानित करने के लिए नहीं, जगाने के लिए थी। वह धीरे से बोला, तुम्हारे पिता ने भी शायद यही देखा होगा। अजमेर के बाहर एक छोटे मंदिर में उन्हें मीरा का पहला ठोस सुराग मिला। पुजारी ने बताया कि एक बूढ़ी औरत, जो पहले बड़े घर में काम करती थी, वर्षों तक यहां दीपक जलाती रही, फिर बीमारी के कारण पुष्कर के पास एक आश्रय में चली गई। पुजारी ने उसका वर्णन किया। वह हमेशा कहती थी कि सत्य का बोझ पाप से भारी होता है, क्योंकि पापी सो जाता है, साक्षी नहीं। यह सुनकर अर्जुन के भीतर सिहरन दौड़ गई। नंदिनी ने पुजारी को प्रणाम किया। उसे लगा, सत्य स्वयं रास्ता नहीं बनाता, वह पश्चाताप करने वालों से रास्ता बनवाता है। पुष्कर के आश्रय में धूप और दवा की मिली जुली गंध थी। आंगन में कुछ वृद्ध स्त्रियां ऊन बुन रही थीं, कुछ तुलसी को पानी दे रही थीं, और कुछ शून्य में देख रही थीं, जैसे समय ने उनके नाम छीन लिए हों। संचालिका ने मीरा का नाम सुनकर पहले संदेह किया, फिर अर्जुन की मां की तस्वीर देखकर उसका चेहरा नरम पड़ा। वह बहुत बीमार है, उसने कहा, पर जब भी बुखार में बोलती है, एक ही नाम लेती है, छोटे बाबू। अर्जुन के होंठ कांप गए। वह वही छोटे बाबू था जिसने उसे कभी खोजा नहीं था। मीरा एक छोटे कमरे में खाट पर पड़ी थी, बाल पूरी तरह सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें खुलीं तो उनमें पुरानी पहचान की लौ जली। अर्जुन धीरे से खाट के पास बैठ गया। मीरा दी, उसने कहा, और यह संबोधन उसके मुंह से निकलते ही वर्षों की दीवार टूट गई। मीरा ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। छोटे बाबू इतने बड़े हो गए। वह फुसफुसाई, पर आंखें अभी भी मालकिन जैसी दुखी हैं। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसके भीतर का कठोर पुरुष उस क्षण एक अपराधी बच्चे में बदल गया। नंदिनी कुछ दूरी पर खड़ी रही। उसे लगा जैसे वह किसी बहुत निजी मिलन की साक्षी है। मीरा ने उसे देखा और पूछा, यह कौन है? अर्जुन ने थोड़ी देर रुककर कहा,
मेरी पत्नी। यह शब्द सुनकर नंदिनी का मन अजीब तरह से कांपा। अब तक वह इस शब्द को सामाजिक ढाल समझती थी, पर अर्जुन के मुंह से वह पहली बार बिना अभिनय के निकला था। मीरा ने नंदिनी को पास बुलाया। पत्नी हो तो इनके घाव देखना, उसने कहा। ये दर्द छिपा लेते हैं, पर दर्द छिपाने से सड़ता है। अर्जुन ने धीरे से कहा। मीरा दी, मां की मृत्यु की रात क्या हुआ था? कमरे की हवा भारी हो गई। मीरा की आंखें भय से फैल गईं, जैसे कोई पुराना दरवाजा अचानक खुल गया हो। उसने पहले सिर हिलाया। नहीं छोटे बाबू, इतने साल मैंने इसलिए जिए कि यह न कहूं। जिसने कहा वह मरा, जिसने सुना वह बिक गया, जिसने देखा वह भागा। नंदिनी ने उसका हाथ थामा। कभी कभी सच बोलना मृत्यु से बड़ा तप होता है, उसने कहा। पर झूठ में जीना भी तो धीरे धीरे मरना है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टूटी आवाज में बताया कि अर्जुन की मां शारदा मेहरा केवल घर की बहू नहीं थी, वे पुराने ट्रस्ट के कागज देखती थी, क्योंकि उस ट्रस्ट के नाम पर गांवों की जमीन अस्पताल और स्कूल के लिए खरीदी जाती थी। पर असल में कुछ जमीनें खदानों और निजी परियोजनाओं में बदल रही थीं। शारदा ने पाया कि गरीब किसानों के हस्ताक्षर नकली थे, मुआवजा गायब था, और कुछ कंपनियां केवल कागज पर थीं। उनमें शर्मा नाम के एक ईमानदार मुनीम ने गुप्त रूप से उन्हें प्रतियां भेजी थीं। नंदिनी का शरीर सुन्न पड़ गया। शर्मा मुनीम, उसने पूछा। मीरा ने उसे ध्यान से देखा। तुम किसकी बेटी हो? नंदिनी ने पिता का नाम लिया, माधव शर्मा। मीरा का चेहरा दुख से भर गया। हे राम, उसने कहा, तुम उसी सत्य की बेटी हो जिसे हमने बचा नहीं पाया। अर्जुन ने नंदिनी की ओर देखा। उस क्षण दोनों को समझ आया कि उनका विवाह कोई अचानक बना जाल नहीं था, बल्कि वर्षों पुराने अपराध की वापसी थी। कर्म कभी कभी पीढ़ियों का रास्ता तय करके आता है और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। मीरा ने आगे बताया कि शारदा ने एक रात सारे प्रमाण चांदी के छोटे संदूक में रखे थे। वह संदूक अर्जुन के नाना ने उन्हें दिया था। उन्होंने कहा था कि सुबह वे ट्रस्ट बोर्ड और पुलिस के पास जाएंगी। उसी रात घर में भारी विवाद हुआ। विक्रम तब युवा था, पर पहले से लालची और कुछ बड़े व्यापारियों का मोहरा बन चुका था। उसके साथ दो वरिष्ठ लोग भी थे, जिनमें से एक परिवार का सदस्य था। मीरा ने नाम लेने में संकोच किया। अर्जुन ने कठोर स्वर में पूछा, कौन? मीरा ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारे पिता नहीं, उसने पहले कहा, जैसे अर्जुन की सबसे बड़ी आशंका समझ गई हो। अर्जुन ने राहत की सांस ली, पर तुरंत ही अगला वाक्य आया। पर उन्होंने सत्य को रोकने का साहस नहीं दिखाया। वे डर गए थे कि घर टूट जाएगा। रंजना देवी तब घर में नहीं थी, पर विक्रम के पिता महेंद्र राठौर सब जानते थे। विक्रम ने कागज चुराने की कोशिश की। मालकिन ने मुझे संदूक देकर कहा, इसे मंदिर वाले कमरे में छिपा दो। मैंने छिपाया, पर सुबह उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त मिली। अर्जुन के चेहरे से रक्त उतर गया। पिता की कायरता, चाचा की मिली भगत, विक्रम का अपराध, सब सुनना आसान नहीं था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नंदिनी उसके पीछे नहीं गई। कुछ दुख इतने निजी होते हैं कि उनमें सांत्वना भी दखल लगती है। मीरा ने कांपते स्वर में कहा, दुर्घटना नहीं थी छोटे बाबू, ड्राइवर को रास्ता बदलने को कहा गया था। ब्रेक से छेड़छाड़ हुई थी। मैं साबित नहीं कर सकी। मुझे चोरी का आरोप लगाकर निकाल दिया गया, ताकि मेरी बात कोई न सुने। नंदिनी ने पूछा, चांदी का संदूक कहाँ है? मीरा ने आंखें खोलीं। मंदिर कक्ष की दीवार में पीतल की बड़ी घंटी के पीछे एक खोखली जगह थी, पर जब मुझे निकाला गया तब तक मैं उसे निकाल नहीं सकी। कई बार सोचा लौटूं, पर डर गई। मुझे लगा छोटे बाबू को भी मार देंगे। अर्जुन धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनमें जलता हुआ शोक था। उसने कहा, दी, आपने मुझे बचाने के लिए चुप्पी चुनी, पर उसी चुप्पी ने मां को न्याय से दूर रखा। मीरा ने सिर झुका लिया। हां, उसने कहा, यही मेरा पाप है।
गरीब की चुप्पी भी पाप बन जाती है, भले वह डर से जन्मी हो। मालकिन मुझे बहन कहती थी और मैं उनके लिए न्याय न ला सकी। नंदिनी का हृदय भर आया। उसे अपनी चुप्पी याद आई। जब उसने अर्जुन को सच बताए बिना मंडप में प्रवेश किया था, उसने मीरा के चरण छुए। हम सब ने डर से गलती की है, उसने कहा, पर शायद भगवान ने हमें इसलिए मिलाया है कि इस बार कोई चुप न रहे। अर्जुन ने मीरा को आश्वासन दिया कि वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा, पर मीरा ने कहा कि वह यात्रा नहीं कर सकती। उसने अपने तकिए के नीचे से कपड़े में लिपटा एक छोटा चाबी जैसा टुकड़ा निकाला। यह संदूक की चाबी है, उसने कहा। मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा। सोचा, मरने से पहले यदि छोटे बाबू आए तो दे दूंगी। मुझे विश्वास था कि मालकिन की आत्मा तुम्हें भेजेगी। अर्जुन ने चाबी हाथ में ली तो उसे लगा जैसे वह धातु नहीं, मां की अंतिम पुकार पकड़ रहा है। उसके हाथ कांप गए। आश्रय से बाहर निकलते समय सूर्य ढल रहा था। पुष्कर की झील के पानी पर नारंगी प्रकाश तैर रहा था। अर्जुन सीढ़ियों पर बैठ गया, चाबी मुट्ठी में बंद किए। नंदिनी उसके पास कुछ दूरी पर बैठी। बहुत देर बाद उसने कहा, आपको मेरे पिता पर लगे आरोप भी साफ करने होंगे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। हां, उसने कहा, और उससे पहले मुझे अपनी मां की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी कि मैं इतना बड़ा होकर भी सत्य से दूर रहा। नंदिनी ने धीरे से कहा, बच्चे माता पिता के पापों के उत्तराधिकारी नहीं होते, पर उनके अधूरे सत्य के वाहक बन सकते हैं। अर्जुन ने पहली बार उसके शब्दों में सांत्वना स्वीकार की। तुम्हारे पिता ने मां को प्रमाण भेजे, उसने कहा, और मेरे घर ने उन्हें चोर घोषित कर दिया। तुम्हारा परिवार हमारा हणी नहीं, हम तुम्हारे ठणी हैं। नंदिनी ने सिर हिलाया। ठण की भाषा मत कहिए, मेरी मजबूरी ने भी आपको चोट दी है। अर्जुन ने उत्तर दिया, मजबूरी और लालच एक जैसे नहीं होते। मैंने देर से समझा, पर अब स्पष्ट है। यह सुनकर नंदिनी के भीतर वर्षों से जमी हुई अपमान की बर्फ पिघलने लगी। किसी ने पहली बार उसके पिता को चोर नहीं कहा था। वापसी के रास्ते में विक्रम के लोगों ने फिर पीछा करने की कोशिश की, पर अर्जुन तैयार था। कबीर ने पुलिस संपर्कों को सूचित किया और गाड़ी दूसरे मार्ग से हवेली पहुंची। रास्ते में अर्जुन ने नंदिनी को बताया कि अब उन्हें मंदिर कक्ष की दीवार खोलनी होगी, पर बिना शोर। हवेली में कई लोग विक्रम को सूचना दे सकते थे। नंदिनी ने पूछा, यदि संदूक न मिला? अर्जुन ने बहुत देर बाद कहा, तो भी मीरा की गवाही है। पर यदि मिला तो केवल केस नहीं, इतिहास बदल जाएगा। नंदिनी ने चाबी की ओर देखा, जो उनकी नियति का केंद्र बन चुकी थी। हवेली लौटते ही वातावरण अलग लगा। रंजना ने ताना मारा कि नवविवाहित जोड़ा बड़ी जल्दी धार्मिक हो गया है। विक्रम उपस्थित नहीं था, पर उसकी अनुपस्थिति ही संदेह जैसी थी। सावित्री देवी ने अर्जुन के चेहरे को देखा और बिना पूछे समझ गईं कि कुछ बड़ा घटा है। रात के भोजन के बाद उन्होंने मंदिर में अतिरिक्त दीपक जलवाने का आदेश दिया। शायद वृद्ध हृदय जानता था कि सत्य अंधेरे में भी दीपक मांगता है। नंदिनी ने उनकी ओर देखा और लगा कि दादी भी किसी अधूरे स्वीकार की प्रतीक्षा में है। आधी रात के बाद अर्जुन, नंदिनी और कबीर मंदिर कक्ष में पहुंचे। पीतल की बड़ी घंटी दीवार के पास लटकती थी। अर्जुन ने उसे धीरे से हटाया। पीछे संगमरमर की पट्टी थी, जिसके किनारे समय से काले पड़ गए थे। कबीर ने औजार से उसे सावधानी से खोला। भीतर धूल, मकड़ी के जाले और लोहे की एक छोटी पेटी थी। नंदिनी की सांस रुक गई। अर्जुन ने पेटी बाहर निकाली। उसकी उंगलियों ने चांदी की पुरानी नक्काशी को छुआ। कमल, शंख और छोटे अक्षरों में लिखा नाम, शारदा। कमरे में मौन गहरा गया। चाबी ताले में लगी तो पहले अटक गई, फिर हल्की आवाज के साथ घूमी। पेटी खुलते ही पुराने कागजों, फोटो, बैंक रसीदों और एक छोटी कैसेट की गंध बाहर आई। ऊपर एक पत्र था, अर्जुन के नाम। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पत्र खोला। शारदा की लिखावट थी, मेरे बेटे, यदि यह तुम्हारे हाथ पहुंचे तो समझना
कि तुम्हारी मां ने घर को नहीं, घर में छिपे पाप को चुनौती दी थी। धन से बड़ा न्याय है, परिवार से बड़ा सत्य है, और यदि मैं न रहूं तो नफरत से नहीं, प्रमाण से लड़ना। अर्जुन की आंखें भर आईं। नंदिनी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे मृत स्त्री कमरे में उपस्थित है। अर्जुन ने पत्र सीने से लगाया, फिर स्वयं को संभाला। दस्तावेजों में माधव शर्मा द्वारा भेजी गई प्रतियां थी, किसानों के बयान थे, नकली कंपनियों के बैंक हस्तांतरण थे, और विक्रम तथा महेंद्र राठौर के हस्ताक्षर थे। कुछ कागजों में मेहरा ट्रस्ट का दुरुपयोग स्पष्ट था। कैसेट पर लिखा था, बोर्ड बैठक अंतिम। कबीर ने कहा कि इसे डिजिटल करवाना होगा। अर्जुन ने तुरंत सुरक्षित प्रतियां बनाने का आदेश दिया। सत्य अब धूल से बाहर आ चुका था। उसी क्षण बाहर गलियारे में कुछ गिरने की आवाज हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो एक नौकर भागता दिखाई दिया। कबीर उसके पीछे दौड़ा, पर वह अंधेरे में गायब हो गया। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम को पता चल जाएगा, उसने कहा। अर्जुन ने पेटी बंद की और कठोर स्वर में उत्तर दिया, अब छिपाना संभव नहीं, पर यही अच्छा है। जब पाप को पता चलता है कि सत्य जाग गया है, तो वह जल्दी में गलती करता है। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा, वहां शोक था, पर अब संकल्प उससे बड़ा था। सुबह से पहले अर्जुन ने पेटी सुरक्षित स्थान पर भेज दी। नंदिनी अपने कमरे में लौटकर बैठी रही। उसने अपने पिता की डायरी और शारदा का पत्र साथ रखा। दो मृत आत्माएं, जिनका जीवन अलग था, एक ही न्याय की प्रतीक्षा में वर्षों से मौन पड़ी थी। उसे लगा कि उसका विवाह, उसका अपराध, उसका पश्चाताप सब उसी क्षण अर्थ लेने लगे। यदि वह विक्रम के दबाव में ना आती, यदि अर्जुन दरवाजे पर न सुनता, यदि वह सच न बोलती, तो शायद यह पेटी कभी न मिलती। कर्म सचमुच अदृश्यम मार्गों से काम करता है। भोर में सावित्री देवी ने अर्जुन को मंदिर में बुलाया। उन्होंने बिना भूमिका के पूछा। मिल गया? अर्जुन चौंका। वृद्धा की आंखों में आंसू थे। मुझे स्थान नहीं पता था, उन्होंने कहा, पर शारदा ने मृत्यु से पहले कहा था कि यदि सत्य बचेगा तो मंदिर में बचेगा। मैं कायर रही, बेटे को बचाने के नाम पर चुप रही। बहू को खोया, इसका मंदिर में बहू को खोया, पोते को पत्थर बनते देखा, और घर की इज्जत की राख संभालती रही। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। दादी, अब और चुप्पी नहीं, उसने कहा। सावित्री देवी ने नंदिनी को पास बुलाया। तुम्हारे पिता ने मेरी बहू की मदद की थी, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, और हमारे घर ने तुम्हारे परिवार को अपमान दिया। यह कर्म अब लौटकर हमारे द्वार आया है। बेटी, यदि तुम में इतनी आग न होती तो यह घर फिर भी सोता रहता। नंदिनी रो पड़ी। उसे यह स्वीकार आशीर्वाद से अधिक था। उसने दादी के चरण छुए। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब बहू बनकर नहीं, सत्य की साक्षी बनकर खड़ी होना। घर टूटे तो टूटे, पाप बचना नहीं चाहिए। दिन चढ़ते चढ़ते विक्रम का संदेश आया। नंदिनी अकेली मिले, नहीं तो रोहन की सुरक्षा फिर खतरे में होगी। अर्जुन ने संदेश पढ़ा और मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखों में कठोर प्रकाश भर गया। वह घबरा चुका है, उसने कहा। नंदिनी ने फोन हाथ में लिया। उसका शरीर कांप रहा था, पर स्वर स्थिर था। अब मैं उससे डरकर नहीं, उसे बुलवाने के लिए मिलूंगी, उसने कहा। अर्जुन ने उसे रोका नहीं, उसने केवल कहा, इस बार तुम्हारे पीछे कोई दरवाजे पर नहीं छिपा होगा, मैं सामने रहूंगा। नंदिनी ने महसूस किया कि उनकी साझेदारी अब भय से आगे बढ़ चुकी है, पर विक्रम भी साधारण शत्रु नहीं था। उसी शाम उसने परिवार में अफवाह फैला दी कि नंदिनी ने विवाह से पहले अर्जुन को धोखा दिया था और अब मेहरा संपत्ति के कागज चुराने की कोशिश कर रही है। रंजना ने तुरंत यह बात पकड़ी। रिश्तेदारों के फोन बजने लगे और हवेली की दीवारों में फुसफुसाहट फैल गई। नंदिनी ने देखा कि समाज सत्य से पहले स्त्री के चरित्र पर संदेह करता है, जिसने उसे धमकाया था
वही अब उसे अपराधी बना रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा। वह शांत था, पर यह तूफान अब निजी नहीं रहा था। रात तक हवेली में परिवार की आपात बैठक बुलाने की बात होने लगी। विक्रम ने खेल बदल दिया था। अब वह प्रमाण मिटाने से पहले नंदिनी को बदनाम करना चाहता था, ताकि उसकी हर गवाही कलंक मानी जाए। नंदिनी के भीतर पुराना डर फिर उठने लगा। क्या लोग उसकी स्वीकारोक्ति को ही उसके विरुद्ध हथियार बना देंगे? क्या अर्जुन भी सार्वजनिक अपमान के दबाव में पीछे हट जाएगा? तभी अर्जुन उसके पास आया और बोला, याद है, तुमने कहा था कि गरीब लड़की की सच्चाई सुनने का समय किसके पास होता है। अब हम उन्हें सुनने पर मजबूर करेंगे। नंदिनी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें पहली बार आग भी थी। यदि मेरे अतीत की गलती सामने आएगी तो मैं छिपाऊंगी नहीं, उसने कहा। मैंने झूठ से प्रवेश किया था, पर अब सत्य से खड़ी रहूंगी। अर्जुन ने धीरे से मां की अंगूठी उसकी ओर बढ़ाई। विश्वास पूरा नहीं लौटा। उसने कहा, पर तुम्हारा साहस अब संदेह से बड़ा है। इसे अभी आभूषण मत समझो। यह युद्ध का आशीर्वाद है। नंदिनी ने कांपते हाथों से अंगूठी ली। उस क्षण उसे लगा कि शारदा मेहरा की अधूरी लड़ाई अब उसके हाथों में भी आ गई है। विक्रम की अफवाह ने हवेली की हवा को जहरीला कर दिया था। सुबह होते होते हर गलियारे में नंदिनी का नाम अलग अलग अर्थों में बोला जा रहा था। किसी के लिए वह चालाक गरीब लड़की थी, किसी के लिए धन की भूखी बहू, किसी के लिए वह रहस्य जिसे अर्जुन ने अनावश्यक सम्मान दे दिया था। नंदिनी मंदिर कक्ष में बैठी रही, हाथों में शारदा की अंगूठी थामे। उसे लगा जैसे समाज स्त्री के माथे का सिंदूर देखकर उसे देवी कहता है, पर पहला संदेह होते ही उसी माथे को कलंक की दीवार बना देता है। अर्जुन ने उसे भीड़ से बचाने की कोशिश की, पर नंदिनी ने छिपने से इनकार कर दिया। यदि मैं कमरे में बंद रही, उसने कहा, तो लोग समझेंगे कि अपराध सिद्ध हो गया। मैंने गलती की थी, पर अब डरकर उसे बड़ा नहीं करूंगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वह वही स्त्री थी जो विवाह की रात फर्श पर टूटकर बैठी थी, पर अब उसकी आंखों में कांपती हुई दृढ़ता थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, साहस का अर्थ आवाज ऊंची करना नहीं होता। कभी कभी केवल सामने खड़े रहना ही पर्याप्त होता है। पर सामने खड़े रहने की कीमत जल्दी ही सामने आ गई। रंजना ने दोपहर के भोजन पर जानबूझकर ऊंचे स्वर में कहा, आजकल घर में चोरी रोकने के लिए नौकरों की नहीं, बहुओं की तलाशी लेनी पड़ती है। कुछ रिश्तेदारों ने निगाहें झुका लीं। कुछ के होंठों पर दबा हुआ आनंद था। नंदिनी ने थाली में रखी रोटी को देखा। भूख जैसे अपमान के नीचे दब गई। वह शांत स्वर में बोली, जिस घर में सत्य की तलाशी होगी, वहां मैं सबसे पहले अपनी तलाशी देने को तैयार हूं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अर्जुन ने रंजना की ओर देखा। मां, आज से इस घर में आरोप मनोरंजन नहीं होंगे, उसने कहा। जिसके पास प्रमाण हो वह सामने रखे, जिसके पास केवल ताना हो वह चुप रहे। रंजना का चेहरा लाल पड़ गया, पर सावित्री देवी ने थाली नीचे रख दी। अर्जुन ठीक कहता है, उन्होंने कहा। घर की इज्जत बहू को काटकर नहीं बचती, इज्जत सत्य से बनती है। नंदिनी ने दादी को देखा। इस समर्थन ने उसे थोड़ा संभाला, पर उसे पता था कि असली हमला अभी बाकी है। शाम को विक्रम ने दूसरा वार किया। नंदिनी के फोन पर एक वीडियो आया। रोहन अस्पताल के कमरे में सो रहा था, पर उसके पास खड़ा एक अज्ञात आदमी कैमरे की ओर देख रहा था। साथ में संदेश था, तुम्हारे नए रक्षक हर जगह नहीं पहुंच सकते। नंदिनी के पैरों से जमीन खिसक गई। अर्जुन ने तुरंत सुरक्षा से बात की, पर पता चला कि अस्पताल के बाहर कुछ समय के लिए कैमरे बंद किए गए थे। रोहन सुरक्षित था, फिर भी संदेश स्पष्ट था। विक्रम अब केवल भय दिखा नहीं रहा था, वह नंदिनी की आत्मा की सबसे कमजोर नस दबा रहा था। नंदिनी रात भर सो नहीं सकी। उसे लगा, यदि रोहन को कुछ हो गया तो सारे प्रमाण, सारे न्याय, सारे बड़े वचन निरर्थक हो जाएंगे। वह जानती थी कि अर्जुन सावधान है, पर विक्रम की पहुंच गहरी थी। आधी रात को उसके फोन पर कॉल आया।
विक्रम की आवाज इस बार मधुर नहीं, नुकीली थी। बहुत बहादुर बन रही हो भाभी। कल शाम पुराने हवेली गोदाम में आओ। अर्जुन को बताया तो रोहन की अगली सांस तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इस बार फाइल नहीं, अर्जुन का डिजिटल साइन चाहिए। नंदिनी ने पूछा, तुम्हें क्या मिलेगा यह सब करके? विक्रम हंसा, वही जो अर्जुन को जन्म से मिला, नियंत्रण। फर्क इतना है कि उसे विरासत ने दिया, मुझे बुद्धि लेनी पड़ेगी। बोर्ड के कुछ कागजों पर उसका हस्ताक्षर लगते ही ट्रस्ट, जमीन और पुरानी फाइलें मेरे नियंत्रण में आ जाएंगी। फिर तुम्हारे पिता का नाम मिटे या मेरी जेब भरे, इससे मुझे क्या? नंदिनी ने फोन कसकर पकड़ा। पहली बार उसे घृणा से अधिक स्पष्टता मिली। विक्रम के लिए लोग केवल मोहरे थे, और मोहरे की जान की कीमत चाल से अधिक नहीं थी। कॉल कटते ही नंदिनी अर्जुन के कमरे की ओर बढ़ी, पर बीच गलियारे में रुक गई। रोहन का चेहरा उसके सामने था। क्या वह फिर अर्जुन को बताकर सही करेगी, या इस बार विक्रम सचमुच नुकसान पहुंचा देगा? एक ओर पति का विश्वास था, दूसरी ओर भाई की सांस। मनुष्य को कभी कभी दो नैतिकताओं में से चुनना पड़ता है, और दोनों में खून लगता है। वह बहुत देर तक अंधेरे में खड़ी रही। अंततः उसने निर्णय लिया, वह अर्जुन को सीधे नहीं बताएगी, पर ऐसी निशानी छोड़ेगी कि वह समझ सके। सुबह उसने अर्जुन से जानबूझकर दूरी बनाई। नाश्ते की मेज पर उसने कम बात की, मंदिर में अकेली रही, और दोपहर तक कमरे में बंद होकर रोती रही। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया, पर उसने कहा कि सिर दर्द है। उसे अपने ही व्यवहार से घृणा हो रही थी। रात को जिस आदमी ने कहा था कि वह अकेली नहीं है, आज उसी से वह सच छिपा रही थी। पर वह जानती थी कि विक्रम उसके फोन और कदमों पर नजर रखवा सकता है। इसलिए उसने शारदा की अंगूठी मेज पर खुली रख दी, और उसके नीचे पिता की डायरी का वह पन्ना रखा जिसमें लिखा था, साक्षी मौन हो तो अपराधी राजा बन जाता है। अर्जुन ने शाम को वह पन्ना देखा। नंदिनी कमरे में नहीं थी। मेज पर अंगूठी, डायरी और एक सूखी तुलसी की पत्ती रखी थी, जो वे पुष्कर से लाए थे। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि यह विदाई नहीं, संकेत है। उसने सुरक्षा को चुपचाप सक्रिय किया, कबीर को पुराने गोदामों की सूची देखने को कहा, और रोहन के अस्पताल में निजी टीम भेजी। फिर भी उसके भीतर चोट उठी। नंदिनी ने उसे फिर पूरा सच नहीं बताया था, पर इस बार वह केवल अपने बचाव में नहीं, किसी और को बचाने के लिए चुप थी। यह अंतर समझना आसान नहीं, पर आवश्यक था। नंदिनी पुराने गोदाम तक अकेली पहुंची। यह हवेली से दूर वह स्थान था जहां मेहरा समूह कभी अनाज और निर्माण सामग्री रखता था। अब वहां जंग लगे ताले, टूटी खिड़कियां और अंधेरे में चूहों की सरसराहट थी। विक्रम भीतर खड़ा था, दो आदमियों के साथ। अच्छा है, तुम में अभी भी समझ है, उसने कहा। नंदिनी ने सीधा पूछा। रोहन। विक्रम ने फोन दिखाया। स्क्रीन पर रोहन सोता हुआ दिखाई दे रहा था। वह तब तक ठीक है जब तक तुम काम करती रहो। नंदिनी ने अपनी हथेलियां भींच लीं। विक्रम ने मेज पर लैपटॉप खोला। अर्जुन का निजी टोकन कहाँ है? उसने पूछा। नंदिनी ने झूठ बोला, मैंने पासवर्ड देखा है, टोकन नहीं। विक्रम ने उसके गाल पर इतना तेज थप्पड़ मारा कि वह पास की पेटी से टकरा गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पर उसने चीखने से स्वयं को रोक लिया। मुझे मूर्ख समझती हो? उसने कहा। तुम्हारी मां और भाई अब भी मेरी मुट्ठी में है। नंदिनी ने होंठ से बहते रक्त को पोंछा। तुम्हारी मुट्ठी में केवल डर है, उसने कहा, सत्य नहीं। विक्रम का चेहरा विकृत हो उठा। उसने उसके सामने कुछ कागज फेंके। इन पर हस्ताक्षर करवाने हैं। अर्जुन नहीं करेगा तो उसके डिजिटल प्रमाण से कर देंगे। तुम उसके कमरे तक पहुंच सकती हो। तुम उसकी पत्नी हो, या अब यह भी अभिनय है? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। पत्नी होना तुम्हें क्या समझ में आएगा? तुम्हारे लिए संबंध केवल तिजोरी की चाबी है। इस साहस की उसे स्वयं भी आशा नहीं थी। विक्रम ने उसके बाल पकड़कर सिर पीछे खींचा। बहुत बोलने लगी हो। शायद अर्जुन ने सचमुच तुम्हें सम्मान दे दिया। गरीबों को सम्मान मिलते ही वे भूल जाते हैं
कि उनका स्थान कहाँ है। उसी समय गोदाम के बाहर हल्की आवाज हुई। विक्रम सतर्क हुआ। उसने आदमियों को संकेत किया। नंदिनी का हृदय तेज धड़कने लगा। क्या अर्जुन आ गया या विक्रम का कोई और आदमी? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद फिर सन्नाटा। विक्रम ने हंसकर कहा, देखा, कोई नहीं आएगा। अमीर आदमी अपनी प्रतिष्ठा बचाता है, पत्नी नहीं। नंदिनी ने आंखें बंद कर लीं। भीतर से आवाज आई, अर्जुन आए या ना आए, मुझे झूठे कागजों पर सहमति नहीं देनी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। विक्रम ने फोन उठाया और किसी को आदेश दिया, अस्पताल में 5 मिनट बाद दवा रोक देना। नंदिनी चीत्कार कर उठी। नहीं, वह उसके पैरों पर गिर गई। यह दृश्य देखकर विक्रम मुस्कुराया। यही वह क्षण था जिसका उसे इंतजार था, साहस को प्रेम के भय से तोड़ना। उसने कहा, तो लिखो, अर्जुन ने तुम्हें अपने खाते का एक्सेस दिया था। तुम स्वीकार करती हो कि तुमने उसके कहने पर यह दस्तावेज निकाले। नंदिनी ने कागज देखा। यह केवल चोरी का आरोप नहीं था, यह अर्जुन को भी फंसाने की चाल थी। उसने कांपते हाथ से कलम उठाई, पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए। उसने कागज के पीछे तेजी से रोहन का नाम, अस्पताल का कमरा और दवा रोकना लिख दिया। फिर उसे मोड़कर गिरा दिया। विक्रम ने समझा कि वह टूट चुकी है। तभी बाहर से एक आदमी घबराकर भीतर आया। सर, अस्पताल में कोई नई सुरक्षा टीम आ गई है। हमारे आदमी को पकड़ा गया। विक्रम के चेहरे से रंग उड़ गया। नंदिनी ने पहली बार भीतर राहत महसूस की। अगले ही क्षण गोदाम का मुख्य दरवाजा खुला और अर्जुन भीतर आया। उसके पीछे कबीर और 2 अधिकारी थे। उसकी आंखें नंदिनी के घायल चेहरे पर टिक गईं। अर्जुन का चेहरा देखकर नंदिनी रो पड़ी, पर उसकी आंखों में भय से अधिक क्षमा मांगने की व्याकुलता थी। अर्जुन ने पहले कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कोट उतारी और नंदिनी के कंधों पर रख दी। फिर विक्रम की ओर मुड़ा। तुम्हें लगा मैं अपनी पत्नी को अकेले भेज दूंगा? उसने शांत स्वर में पूछा। विक्रम ने तुरंत हंसने की कोशिश की। पत्नी? अभी तक तुम इसे पत्नी कह रहे हो। यह तुम्हारे दस्तावेज चुराने आई थी, तुम्हारे सामने नाटक कर रही है। अर्जुन ने मेज पर रखे कागज उठाए। नाटक की भाषा तुमसे बेहतर कौन समझेगा? कबीर ने बताया कि रोहन सुरक्षित है और अस्पताल के भीतर विक्रम का आदमी पकड़ा जा चुका है। नंदिनी की टांगें जवाब दे गईं। वह वहीं बैठ गई। अर्जुन ने उसे संभाला। उसके हाथ का स्पर्श कठोर नहीं था, पर उसमें दबा हुआ क्रोध कांप रहा था। विक्रम ने अंतिम प्रयास किया। तुम मुझे पुलिस को दोगे, अपने परिवार को अदालत में घसीटोगे। मीडिया क्या लिखेगी? मेहरा घराने की बहू चोर, भाई अपराधी, ट्रस्ट घोटाला। अर्जुन ने उत्तर दिया। मीडिया लिखेगी तो पहली बार कुछ सत्य लिखेगी, और परिवार वही है जो पाप छिपाए नहीं, उसका प्रायश्चित करे। अधिकारियों ने विक्रम को वहीं गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि अर्जुन अभी बड़े प्रमाणों को कानूनी ढंग से जोड़ना चाहता था। पर उसके आदमियों को हिरासत में लिया गया और विक्रम को नोटिस मिला। यह अस्थायी हार थी, पर उसका अहंकार भस्म नहीं हुआ था। जाते जाते उसने नंदिनी की ओर देखा। तुमने सोचा युद्ध जीत गई, उसने कहा। मैं तुम्हें ऐसी जगह गिराऊंगा कि अर्जुन भी हाथ नहीं देगा। नंदिनी चुप रही। अर्जुन ने उसके सामने खड़े होकर कहा, अब उसे गिराने के लिए तुम्हें पहले मुझे पार करना होगा। यह वाक्य सुनकर नंदिनी का सीना दर्द से भर आया। हवेली लौटते समय कार में लंबी चुप्पी रही। नंदिनी का गाल सूज गया था, होंठ कटे थे और आंखें रोते रोते लाल थीं। अर्जुन ड्राइव नहीं कर रहा था, पर उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। उसने आखिर कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नंदिनी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं फिर डर गई थी, लगा रोहन को कुछ हो जाएगा। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। मैं समझता हूं, पर हर बार अकेले जाकर तुम उसे मजबूत करती हो। विश्वास केवल सच बोलने से नहीं, खतरे बांटने से बनता है। नंदिनी ने सिर झुका लिया। मैंने अंगूठी छोड़ दी थी, उसने कहा, जैसे बच्चा अपनी छोटी सफाई देता है। अर्जुन का चेहरा थोड़ी देर बाद नरम पड़ा। हाँ,
और वही तुम्हारी पुकार थी। पर नंदिनी, मैं संकेतों से जीवन नहीं बचा सकता। अगली बार शब्द चाहिए। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। क्या अगली बार भी आप आएंगे? प्रश्न में कृतज्ञता से अधिक भय था। कहीं उसके बार बार टूटने से अर्जुन थक न जाए। अर्जुन ने लंबे मौन के बाद कहा, जब तक तुम सत्य की ओर चलोगी, मैं आऊंगा। पर तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, पीछे छिपकर नहीं। हवेली पहुंची तो रात गहरी थी, पर भीतर करवा चौथ की तैयारी का शोर था। नंदिनी भूल चुकी थी कि अगले दिन व्रत है। रंजना ने उसे देखते ही कहा, बहू का चेहरा तो किसी युद्ध से लौटा लगता है। अर्जुन ने सख्ती से कहा, ओ फ्राज बी इफ फेल कास न्यूजिंग एसेंड। बहू का चेहरा तो किसी युद्ध से कहा, वह अस्वस्थ है। कोई प्रश्न नहीं। नंदिनी कमरे में चली गई। आईने में अपना सूझा चेहरा देखकर वह टूट गई। यह विवाह यदि केवल सौदा होता तो वह इतने आंसू क्यों बहाती? अर्जुन की डांट में भी चिंता थी, और उसकी चिंता में ऐसा अधिकार जिसे नंदिनी स्वीकार करना चाहती थी, पर अपने दोष से डरती थी। करवा चौथ की सुबह हवेली की स्त्रियां लाल साड़ियों और चूड़ियों में सजी। नंदिनी ने भी व्रत रखा, यद्यपि किसी ने उसे बाध्य नहीं किया। अर्जुन ने जब जाना तो कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, यह मत करो। नंदिनी ने शांत उत्तर दिया, यह दिखावे के लिए नहीं है। मैंने आपके जीवन में अशांति लाई है। यदि प्रार्थना से कुछ हल्का हो सके कुछ तो मुझे करने दीजिए। अर्जुन ने कहा, प्रायश्चित भूखे रहकर नहीं, सच बोलकर होता है। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। आज दोनों करूंगी, उसने कहा। दिन भर वह पानी तक नहीं पी सकी। शरीर पहले ही चोट और थकान से कमजोर था, पर हर बार जब उसे चक्कर आता, वह रोहन की सांस, अर्जुन का घायल विश्वास, शारदा का पत्र और पिता की डायरी याद करती। स्त्रियां छत पर गीत गा रही थीं, चंद्रमा की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके लिए यह सुहाग का उत्सव था। नंदिनी के लिए यह प्रेम और अपराध के बीच खड़ी आत्मा का तप था। उसे समझ आने लगा था कि वह अर्जुन को केवल सम्मान या कृतज्ञता से नहीं देखती। उसके भीतर कुछ गहरा गारा गरवा गर्मा था, पीड़ादायक और पवित्र जन्म ले चुका था। संध्या तक अर्जुन ने काम छोड़कर उसे ढूंढा। वह छत के एक कोने में बैठी थी, चेहरे पर पीली थकान। नंदिनी, यह जिद बंद करो, उसने कहा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। चांद निकलेगा तो पानी पी लूंगी, अर्जुन ने कठोरता से कहा। भगवान को तुम्हारी बेहोशी नहीं चाहिए, नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा। शायद भगवान को नहीं, पर मेरे मन को चाहिए कि मैं आपके लिए कुछ करूं जो छल से शुरू न हो। अर्जुन का क्रोध वहीं ठहर गया। वह कोई उत्तर नहीं दे सका। चांद देर से निकला। छलनी से उसे देखते हुए नंदिनी की दृष्टि धुंधली होने लगी। उसने फिर छलनी से अर्जुन का चेहरा देखा, वह चेहरा जिसे उसने विवाह से पहले धोखा दिया, विवाह के बाद सत्य में पाया, और अब खोने से डरने लगी थी। उसके हाथ कांपे। अर्जुन ने पानी का लोटा उठाया। जैसे ही उसने पहला घूंट पीना चाहा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह अर्जुन की बाहों में गिर पड़ी। छत पर स्त्रियों की चीख उठी। अर्जुन ने उसे उठाया और सबके सामने पहली बार भय से कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर बुलाओ। उस रात नंदिनी को तेज कमजोरी,